एक आदमी हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम देता है जिस पर वो दुनिया के टॉप एस रैंक हंटर्स को शॉक कर देता है। सिर्फ एक पंच में ही वो लेवल 50 मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर हंटर कमांड का कमांडर तक चैन से बैठ नहीं पाता है, जिस पर वो लोग उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसकी हर कंडीशन मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये आदमी पूरे 500 साल तक अबिस में फंसा रहा था। हर दिन वो सिर्फ उसी बीस्ट का मांस खाता है जिसे वो खुद हंट करता है, जिस पर जैसे जैसे उसके शिकार वाले बीस्ट्स और भी स्ट्रांग होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी पावर भी एंडलेस कॉम्बैट से बढ़ती जाती है। एबिस में 50 साल गुजरने के बाद वो लो लेवल बीस्ट्स को आसानी से खत्म करता है। 300 साल तक वो पहुंचते पहुंचते हाई लेवल बीस्ट्स भी उसके एक पंच को सह नहीं पाते और गिर जाते हैं। 400 साल पर उसे अपने फैमिली के चेहरे तक याद नहीं रहते हैं, बस एंडलेस बैटल्स और शरीर पर काउंटलेस स्कार्स ही बचे रहते हैं। और फिर 500वें साल में वो आखिरकार अबिस का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बन जाता है, जिस पर कोई भी बीस्ट अब उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता है। फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। कभी उसकी एक खुशहाल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन किसी समय के बाद उसे हर रात एक ही सपना दिखने लगता है। उस सपने में धुंध से ढका हुआ एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखाई देता है जहां वेस्टर्न स्टाइल टूटे फूटे बिल्डिंग्स खड़े रहते हैं, जैसे वहां कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन उन्हीं रूइंस में मुझे एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है जो मानो मेरे आने का इंतजार कर रहा होता है। कम चाइल्ड, आई अवेट यू एट द एज ऑफ द अबिस। जिस पर हर बार इस पॉइंट पर पहुंचते ही मेरी नींद खुल जाती है। यह सपना मुझे काफी समय से परेशान कर रहा था, फिर भी मैं इसे किसी को नहीं बताता था। शायद पढ़ाई का स्ट्रेस मेरी मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर रहा था। तभी पीछे से मेरे फादर मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से तुम खोए खोए से रहते हो। जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। इसके बाद मुंह धोकर मैं फैमिली के साथ खाना खाने बैठता हूँ। मेरा सपना ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का है, जिस पर उस समय आने के बाद शायद मैं अपने पेरेंट्स से कम ही मिलूंगा। लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इसी दिन एक विशाल शैडो पूरी दुनिया को ढक लेती है। यह शैडो अचानक प्रकट हुए टावर्स से आती है। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही इन टावर्स का आना ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता है। टावर्स के प्रकट होने के पहले ही दिन हमें मेरे बड़े भाई का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है कि वो पूरी तरह सेफ है और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन फोन पर उसकी आवाज बहुत कमजोर लगती है और उसी दिन हमारा उससे कांटेक्ट टूट जाता है। हमें समझ आ जाता है कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। शुरुआत में न्यूज बताती है कि घर में रहोगे तो सेफ हाउस रहोगे, लेकिन समय बीतते बीतते दुनिया भर में ऐसे 20 से ज्यादा टावर्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही समय बाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग भी बंद हो जाती है और बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचती है। इसके बाद गवर्नमेंट हमें सामान पैक करने और सेफ जोन में जाने की तैयारी करने को नोटिफाई करती है। जाने से पहले मेरी मदर मेरे भाई के लिए एक लेटर लिखती है, अगर तुम वापस आ सको तो हमें ढूंढ लेना। इसके बाद हमारी फैमिली भागने की जर्नी शुरू करती है। रास्ते में मैं अपनी आंखों से बहुत कुछ देखता हूँ, जिस पर सोल्जर्स के चेहरों पर साफ डिस्पेयर दिखाई देता है और उनके आर्मर्ड व्हीकल्स पर भयानक क्लॉ मार्क्स लगे रहते हैं। जल्द ही हम एक टेम्परेरी शेल्टर पहुंचते हैं। यहाँ हर कोई अजीब सी खामोशी में बैठा है, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो और आंखों में जीने की इच्छा नहीं बची है। तभी शेल्टर में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक आदमी एक छोटे बच्चे से ब्रेड छीनने की कोशिश करता है। लिटिल किड, तुम्हारा पेट छोटा है, कुछ दिन भूखे रहोगे तो मरोगे नहीं, ये ब्रेड मुझे दे दोगे राइट? जिस पर बच्चा डरकर ब्रेड देने लगता है, लेकिन उसी वक्त मेरे फादर यह सब देख नहीं पाते हैं। तुम जानते हो हम सब किस हालत में हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वह आदमी मेरे फादर को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है। ओल्ड मैन, अपने काम से काम रखो। यह सुनकर मेरे फादर का चेहरा सख्त हो जाता है। ब्रेड बच्चे को वापस दो। जिस पर वह आदमी जोर से हंसता है और मेरे फादर पर पंच मारता है, लेकिन अगले ही सेकंड में मेरे फादर उसे एक किक से गिरा देते हैं। फिर वो जमीन पर पड़े आदमी को इग्नोर करके ब्रेड बच्चे को वापस दे देते हैं और उसे ठंडी नजर से देखते हैं। जिस पर ब्रेड चुराने वाला तुरंत चुप हो जाता है और जाते जाते धमकी देता है, मैं इसे याद रखूंगा। मैं पहचान जाता हूँ कि जिसे मेरे फादर ने हराया वो मेरा ही क्लासमेट है, जो स्कूल में मुझे लगभग हर दिन बुली करता था। मैंने हमेशा सोचा था कि काश मैं कभी इस कम से छुटकारा पा सकूं। तब एक मिलिट्री ऑफिसर घबराकर अंदर आता है और सबको तुरंत शेल्टर खाली करके ट्रक्स में बैठने का ऑर्डर देता है। कोई सेल्फ राइचस आदमी उससे सवाल करता है क्यों, लेकिन सोल्जर के पास एक्सप्लेन करने का अथॉरिटी नहीं होता है, बस जैसा कहा है वैसा करो। उसी दौरान दरवाजे के पीछे तेज शोर मचता है, जिस पर सोल्जर जल्दी जल्दी बोलता है, अभी भागो और कुछ मत सोचो। यह देखकर मैं तुरंत अपने पेरेंट्स को निकलने के लिए कहता हूँ। मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा होता है। तब शेल्टर का दरवाजा टूट जाता है और कई व्हाइट हेड मॉन्स्टर्स अंदर घुस आते हैं। जो लोग अभी झगड़ रहे थे वो पैनिक में भागने लगते हैं। ये ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा है और कोई भी समझ सकता है कि ये कितने खतरनाक हैं। ये सीन देखकर मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है?
जल्द ही सभी लोग बाहर खड़े ट्रक्स में चढ़ने लगते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ जल्दी चढ़ो, मैं दूसरे व्हीकल्स में जगह देखता हूँ। यह कहकर मैं दूसरी तरफ भागता हूँ, लेकिन वह व्हीकल भी भरा हुआ होता है और मेरे लिए जगह नहीं होती। फिर मुझे एक आधा खाली ट्रक दिखता है जिस पर मैं दौड़कर छलांग लगाकर उस पर चढ़ जाता हूँ। उसी पल एक बड़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ता है जिस पर मैं जल्दी से थैंक यू कहता हूँ, लेकिन अगले ही मोमेंट उस व्यक्ति के होंठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। क्या अभी थैंक यू बोलना थोड़ा जल्दी नहीं है? जिस पर मुझे अचानक एक बुरा फीलिंग आता है। मैं ऊपर देखता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि ये वही इंसान है जिसे मेरे फादर ने अभी अभी पीटा था। आखिर मुझे पकड़ने वाला वही क्यों निकला? अगले ही सेकंड वो अपना हाथ घुमाता है और मुझे ट्रक से नीचे धक्का दे देता है। उस पल मुझे फील होता है कि सब खत्म है, मेरी लाइफ खत्म है, मेरे ड्रीम्स खत्म है। अनगिनत लोग मेरे शरीर के ऊपर से भागते हुए गुजरते हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई आकर मुझे बचा ले। तभी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और मेरे सामने एक क्रिस्टल जैसा ट्रांसपेरेंट पैर दिखाई देता है। ध्यान से देखता हूं तो वो फिगर मेरे सपनों वाला ओल्ड मैन होता है, जिस पर वो फिर वही शब्द बोलता है, आई विल अवेट यू एट द एज ऑफ द अबिस। जिस पर अगले ही पल पूरा सीन बदल जाता है। मेरे आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं। तभी मेरे पास जमीन पर कुछ नुकीली चीज जोर से गिरती है। मैं ऊपर देखता हूँ, वो एक गॉब्लिन होता है जो मुझ पर अटैक कर रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरह डर जाता हूँ और तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़ता हूँ। पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस मेरे गुस्से को पीक पर पहुंचा देते हैं। अचानक प्रकट हुए टावर्स, वो कमीना जिसने मुझे ट्रक से धक्का दिया, वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, और अब ये गॉब्लिन मॉन्स्टर मुझ पर अटैक कर रहा है। मैं समझ जाता हूँ कि अगर मैंने फाइट बैक नहीं किया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अगले ही सेकंड में जमीन से एक पत्थर उठाता हूँ और मुड़कर गॉब्लिन की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। अगर तू मुझे मार सकता है तो मार, और अगर नहीं मार पाया तो तू मरेगा। भयानक लड़ाई के बाद मैं उस गॉब्लिन को मार देता हूँ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि गेम्स में दिखने वाली चीज मेरी आंखों के सामने रियल में दिखाई देगी। और उसके सीने पर एक काला नंबर बना होता है, शायद उसका लेवल दिखा रहा होता है। कुछ देर बाद गॉब्लिन के सीने से एक काला क्रिस्टल बाहर निकलता है, जिस पर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ और समझ नहीं पाता क्या करूं। लेकिन वो क्रिस्टल जैसे खुद की आंखें रखता है और सीधा मेरी तरफ उड़ता है। अगले ही पल वो बिजली की स्पीड से मेरे शरीर में घुस जाता है और मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। थोड़ी देर शांत होने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे घाव भरने लगते हैं और मेरे शरीर के अंदर एक पावरफुल एनर्जी फूटने लगती है। ऐसा लगता है कि गॉब्लिन को मारकर उसका क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने से मैं और स्ट्रांग हो जाता हूँ। ये समझते ही मैं गॉब्लिन का वेपन उठा लेता हूँ। इस आइलैंड पर ऐसे कई मॉन्स्टर्स जरूर होंगे, इसलिए मुझे छिपकर चलना होगा ताकि कोई अचानक अटैक न कर दे। लेकिन काफी देर घूमने के बाद मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि उस गॉब्लिन के अलावा यहाँ कोई दूसरा मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। सारी अजीब निशानियां सामने मौजूद एक दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं। यह आइलैंड हवा में तैर रहा है और इसके किनारे पर सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। मैं झांक कर देखता हूँ, वहां कोई मॉन्स्टर नहीं होता है। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगता हूँ। ये सीन मुझे गेम के लेवल जैसा लगता है, जैसे अचानक कोई स्केलेटन आकर मुझे नीचे धक्का दे देगा। शायद गिरने पर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर रिस्पॉन हो जाऊं, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर मैं एक कमरे में एंटर करता हूँ। यह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की दीवारें बहुत प्राचीन लगती हैं। तभी अचानक कमरे में एक आग जल उठती है, जिस पर उस आग के पीछे एक डोर दिखाई देता है। मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। क्या मुझे इस डोर के अंदर जाना है? मैं स्टोन टैबलेट पर लिखे टेक्स्ट को देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैंने ये कैरेक्टर्स पहले कभी नहीं देखे, फिर भी उनका मतलब अपने आप मेरे दिमाग में आ जाता है। उस पर लिखा होता है, फ्रैजाइल शार्ड्स और उनके होल्डर्स की हर चीज मुझे इस जगह से बाहर जाने का अधिकार देगी। यह पढ़कर मैं मुस्कुराता हूँ। बाहर निकलने के लिए मुझे सारे शार्ड्स इकट्ठा करना होंगे, यानी अभी भी होप बाकी है। अब मेरे अंदर मोटिवेशन भर जाता है। शांत दिमाग से सोचता हूँ तो वो मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग भी नहीं था। यही सोचकर मैं धीरे धीरे स्टोन डोर को खोलता हूँ। डोर खुलते ही एक ठंडी ऑरा मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। अब इसका पहला फ्लोर 900 मीटर का एरिया होता है, जिसमें नंबर 1 वाला मॉन्स्टर होता है। दूसरा फ्लोर 1800 मीटर का होता है, जिसमें नंबर 2 वाला मॉन्स्टर होता है। तीसरा फ्लोर 3600 मीटर का होता है और 4 मॉन्स्टर्स में से एक के पास नंबर 3 होता है। शार्ड्स सिर्फ नंबर्ड मॉन्स्टर्स के अंदर होते हैं और वही अगले फ्लोर की बनते हैं। नंबर जितना बड़ा, मॉन्स्टर उतना स्ट्रांग। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हर फ्लोर पर एरिया और मॉन्स्टर्स की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे कीज ढूंढना मुश्किल होता जाता है। इस एबिस में मैं हर मॉन्स्टर को हंट करके और स्ट्रांग होता जाता हूँ। हैरानी की बात यह है कि मेरी फिजिकल एज ज्यादा चेंज नहीं होती है। मुझे नहीं पता कितना समय गुजर चुका है, शायद 10 साल, शायद 100 साल। लेकिन अब मैं हाई लेवल मॉन्स्टर्स को एक पंच में खत्म कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, मॉन्स्टर्स की वैरायटी बढ़ती जाती है। 15वें फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते यहाँ 10 लाख से ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर भी मैं उनके नंबर से नहीं गिरता, बल्कि और ज्यादा फियर्सली लड़ता हूँ। 30वें फ्लोर पर मॉन्स्टर्स की गिनती 50 करोड़ तक पहुंच जाती है, जिस पर की ढूंढना भूसे के ढेर में
सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। हर फ्लोर के मॉन्स्टर्स कीज को बहुत वैल्यू देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स जानते हैं कि वो मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए जमीन के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन वो जहां भी छिपते हैं मैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देता हूँ। आखिरकार मैं 99वें फ्लोर पर पहुंचता हूँ और बिना रुके आगे बढ़ता जाता हूँ। इस फ्लोर पर मॉन्स्टर्स की संख्या 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा होती है। मैं जोर से हंसता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे बाहर निकलने की नहीं मिली है। आज मैं जी भरकर लड़ूंगा। आसमान में उड़ते विशाल ड्रैगन पल भर में हड्डियों के ढेर बन जाते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ समय अर्थ जैसा चलता है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पूरे 500 साल हो चुके हैं। दीवारों पर मेरे बनाए काउंटलेस निशान भरे पड़े हैं। इस समय मैं सच में बहुत थक चुका हूँ। मुझे अपने फैमिली के चेहरे तक याद नहीं है, फिर भी मुझे बाहर निकलना ही है। यही मेरा आखिरी विश्वास रह गया है, चाहे मेरे पेरेंट्स अब जिंदा हों या नहीं। इन 500 सालों में मैं बेहद ज्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। अब इसमें मुझे कोई ओपोनेंट नहीं मिलता है जिस पर किस्मत जैसे मेरे साथ क्रूअल जोक खेलती है। मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, बस जीतने के लिए एंडलेस आइलैंड्स ही सामने आते रहते हैं। मुझे यह नहीं पता होता कि जब मैं अबिस में फंसा हुआ हूं तब बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो चुके होते हैं। दुनिया में 20 से ज्यादा टावर्स प्रकट हो चुके होते हैं और लोग उन्हें समझ भी नहीं पाते कि तभी अनइमेजिनेबल घटना हो जाती है। उन टावर्स के अंदर से अनगिनत मॉन्स्टर्स निकलते हैं और बिना किसी फर्क के ह्यूमंस का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। इस दिन को जजमेंट डे कहा जाता है। कुछ सर्वाइवर्स अवेकन होते हैं और उन्हें एक मिस्टीरियस सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। समय बीतने के साथ ज्यादा से ज्यादा अवेकन्ड लोगों को ओवरवेलमिंग पावर मिलने लगती है, जिस पर ह्यूमैनिटी फिर से खुद को रीबिल्ड करती है और अवेकन्ड मिलकर हंटर गिल्ड बना देते हैं। उधर मैं अबिस में एक डीमन वुल्फ का पीछा कर रहा होता हूँ और उसे चिल्लाकर कहता हूँ, रुक जा, मुझे चेक करने दे कि तेरे पास नंबर है या नहीं। तभी अचानक एक चेन उस डीमन वुल्फ को जकड़ लेती है और मुझे ह्यूमन लैंग्वेज सुनाई देती है। उसने एडवांस्ड टेलीपोर्टेशन स्क्रोल यूज किया है, जल्दी रोको उसे, समनिंग पूरी मत होने दो। अगले ही पल डीमन वुल्फ एक भारी टेलीपोर्टेशन फोर्स में लिपट कर हवा में उड़ जाता है। यह सीन देखकर मैं स्टन रह जाता हूँ, जिस पर मैं सोचता हूँ क्या ऊपर दिख रहा टेलीपोर्टेशन पोर्टल ही एग्जिट है। ये देखते ही मैं जमीन पर जोर से पैर मारता हूँ। इतने लंबे इंतजार के बाद मैं यह मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। एक झटके में मैं ऊपर छलांग लगाता हूँ और डीमन वुल्फ के पीछे पीछे सीधा टेलीपोर्टेशन पोर्टल में घुस जाता हूँ। लेकिन उसी वक्त एबिस वार्निंग देता है, वार्निंग, एबिस एक साथ 2 लाइफ फॉर्म्स को समन नहीं कर सकता। यह सुनकर मैं मन ही मन गाली देता हूँ। मैं किसी को भी अपना रास्ता रोकने नहीं दूंगा। मैं आगे भाग रहे डीमन वुल्फ को कसकर पकड़ लेता हूँ। मैं उसे अपने पहले टेलीपोर्ट होने नहीं दे सकता। उधर बाहर की दुनिया में एक वुमन को कई हंटर्स घेर लेते हैं जो उसके हाथ में मौजूद लेवल 60 स्क्रोल छीनना चाहते हैं। एक हंटर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अभी दे दे वरना मैं दया नहीं करूंगा। वुमन डरकर चिल्लाती है, प्लेयर्स आपस में फाइट नहीं कर सकते, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। लेवल 38 बारबेरियन हंसता है, रूल्स हमें बांधने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए होते हैं। वह अपनी ब्लेड वुमन के सामने सीधी खड़ी कर देता है जिससे वह रोने लगती है। बारबेरियन खतरनाक आवाज में कहता है, स्क्रोल दे दे, शायद मैं तुझे हाथ पैर सलामत छोड़ दूं। यह देखकर वुमन स्क्रोल को अपने पीछे पकड़ लेती है। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगी। यह देखकर हंटर्स के चेहरे बिगड़ जाते हैं। वह समनिंग फोर्स कर रही है, जल्दी रोको उसे। बारबेरियन पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वुमन को मारकर स्क्रोल छीन सके। तुरंत उसके शरीर से डरावनी ऑरा निकलती है और उसके आसपास लाइटनिंग चमकने लगती है। जैसे ही उसका वेपन वुमन के सिर पर गिरने वाला होता है, वुमन तुरंत अटैक डॉज करती है और समनिंग पूरी कर देती है। यह देखकर हंटर्स डर जाते हैं। अगर उसने सक्सेसफुली समन कर लिया तो कोई इस हाई लेवल मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, हम सब खत्म हैं। तभी स्क्रॉल से बिजली की एक किरण निकलती है और वुमन चिल्लाती है, तुम सब मर जाओ, चाहे मैं आज बचूं या नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। आसमान में एक बेहद ताकतवर वॉर्टेक्स बनता है और उस वॉर्टेक्स से लाइटनिंग गिरकर समनिंग स्क्रोल पर गिरती है। वहां मौजूद सभी हंटर्स उस फोर्स से दूर जा गिरते हैं। बारबेरियन के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। इतनी खतरनाक एनर्जी, यह हमारे लिए बुरा है, हमें भागना चाहिए। कुछ देर बाद लाइटनिंग के अंदर से एक क्रीचर धीरे धीरे बाहर आता है। सब लोग एक्सट्रीम टेंशन से देखते हैं, लेकिन जो समन हुआ उसे देखकर सब जम जाते हैं। वह सिर्फ लेवल 3 हेल डीमन वुल्फ होता है। यह देखकर एक हंटर तो उसे हड्डी तक फेंक देता है और सब हंसने के करीब पहुंच जाते हैं। खुद वुमन को भी समझ नहीं आता क्या हुआ। जिस स्क्रॉल को उसने जान देकर बचाया उसी से इतना लो लेवल मॉन्स्टर निकलता है। किस्मत उसके साथ मजाक कर देती है। अगले ही सेकंड एक हाथ अचानक डेमन वुल्फ के शरीर को चीरते हुए बाहर निकलता है, जिस पर मैं हल्का सा जोर लगाकर उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ देता हूँ। अब हंटर्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। यह तो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। फीमेल समनर भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है, उसने भी ये सीन इमेजिन नहीं किया था। उसी समय मैं धीरे से बोलता हूँ, आखिरकार मैं निकल आया। पूरे 500 साल उस अभिशप्त हेल में बिताए हैं, सोचकर
ही घिन आती है। अगले ही पल मैं आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता हूँ, मैं आखिर उस जगह से निकल आया, मैं आजाद हूँ। मेरे शरीर से निकलती ऑरा इन हंटर्स को डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। मेरी हंसी सुनकर उनके शरीर अकड़ जाते हैं। यह पावर शायद एस रैंक हंटर्स से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। एक फीमेल हंटर मुझे घूरते हुए पूछती है, तुम आखिर हो क्या और टेलीपोर्टेशन पोर्टल से क्यों निकले? उसका सवाल सुनकर मैं अपनी पागलों जैसी हंसी रोकता हूँ और एक कदम बढ़ाकर तुरंत उसके सामने पहुंच जाता हूँ। मेरी स्पीड इतनी तेज होती है कि आफ्टर इमेजेस दिखते हैं। वह शायद नहीं जानती मैं क्या सोच रहा हूँ। 500 सालों में मैंने एक भी इंसान नहीं देखा, इसलिए उन्हें देखकर मुझे अजीब वार्मथ फील होती है। मैं तुरंत उसका कंधा पकड़कर पूछता हूँ, क्या यह अर्थ है? वुमन जवाब देती है, हाँ ये अर्थ है। ये सुनते ही मैं फिर जोर से हंसता हूँ। मैं सच में वापस आ गया। मैं पास खड़े दो लोगों को देखता हूँ और उनके कपड़े अजीब लगते हैं। क्या तुम लोग कोई कॉस्प्ले कर रहे हो? यह सुनकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। अगले ही पल दो लोग पीछे से मुझ पर अटैक करने दौड़ते हैं ताकि मुझे एम्बुश कर सकें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं होती कि मैं हिलूंगा भी नहीं। मैं सीधा खड़ा रहता हूँ और उनके अटैक मेरे शरीर पर लगते हैं, मगर उनके वेपन्स मुझे छूते ही टूट जाते हैं। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बारबेरियन मेरी नजर से नजर मिलाते ही पूरी तरह डर जाता है। तू आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? यह सुनते ही उसकी आफ्टर इमेज मेरी आंखों में आ जाती है। तुम मुझे मॉन्स्टर बुलाने की हिम्मत करते हो? तुम मौत ढूंढ रहे हो। अगले ही सेकंड मेरा दिमाग धुंधला होने लगता है और मुझे बारबेरियन एक एबिस मॉन्स्टर जैसा दिखाई देता है। मैं तुरंत उसका गला पकड़कर उसे वहीं मजबूती से दबा देता हूँ, क्योंकि एबिस मॉन्स्टर्स पर मैं कभी दया नहीं करता हूँ। मैं धीरे से बोलता हूँ, जरा अपना नंबर दिखा, मुझे तेरे शरीर से क्रिस्टल लेना है। मेरी बात सुनकर बारबेरियन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। कौन सा नंबर? तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी चीख मुझे होश में वापस ले आती है, जिस पर मुझे एहसास होता है कि मैं गलत इंसान को मारने वाला था। मैं धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता हूँ और बारबेरियन का शरीर तुरंत नीचे गिर जाता है। डर के मारे उसने खुद पर काबू खो दिया होता है, क्योंकि मेरे शरीर से निकलती ऑरा सच में डरावनी होती है। उसे शक होने लगता है कि देश का सबसे स्ट्रांग एस रैंक हंटर भी शायद मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्हें समझ आ जाता है कि वो मुझे हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत भागने का सोचते हैं। लेकिन बारबेरियन के पैर कांप रहे होते हैं और वह खड़ा भी नहीं हो पाता है। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, तुम चारों अभी यहाँ से चले जाओ। मेरा अभी किसी को मारने का मन नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं किलिंग शुरू कर दूंगा। यह सुनते ही वो पैनिक में भाग जाते हैं और उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। उनके जाने के बाद मैं अपनी नजर समनर पर डालता हूँ। फीमेल समनर मेरी पीठ पर बने स्कार्स देखकर हैरान रह जाती है। इतनी खतरनाक ताकत और इतने भयानक निशान, आखिर इस आदमी ने क्या झेला है? लेकिन वो एक बात पक्की मानती है, मैं एबिस से स्क्रोल द्वारा बुलाया गया मॉन्स्टर नहीं हूँ, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को एबिस से समन होते नहीं सुना है। जब वह सोच में खोई होती है, मैं उसकी तरफ मुड़कर पूछता हूँ, ये टावर्स यहाँ कितने साल से हैं? वह एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, टावर्स को आए 5 साल हो चुके हैं। यह तो सबको पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शक करता हूँ। आखिर मैंने एबिस में 500 साल बिताए हैं। अगर ये सच में अर्थ है तो वो स्क्रॉल क्या था? और तुम लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? इतने सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं। मुझे गुस्सा न दिलाने के डर से वुमन जल्दी जल्दी बताती है, टावर्स आने के बाद ह्यूमैनिटी के सामने एक सिस्टम आ गया था और थोड़े समय में 1/3 शहर गिर गए। वह सिस्टम का रिकॉर्डेड फुटेज मुझे दिखाती है। 5th सिटी पर 7 बड़े इन्वेजन्स हुए थे और वह वहीं से बचकर आई है। यह इन्फॉर्मेशन देखकर मैं बुरी तरह शॉक हो जाता हूँ। यह तो एस सिटी है, वही जगह जहां मेरा जन्म हुआ था। मैं तुरंत घबरा जाता हूँ और उसका हाथ पकड़कर एस सिटी की हालत पूछता हूँ। वह बताती है, एस सिटी अब वेस्टलैंड बन चुका है, ज्यादातर एरिया नष्ट हो चुका है, लेकिन स्ट्रांग लोग सपोर्ट के लिए भेजे गए हैं और मॉन्स्टर्स जल्द खत्म हो जाएंगे। इतनी गंभीर हालत सुनकर मैं तुरंत वहां जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ, एस सिटी पहुंचने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? वुमन हाथ उठाकर एक दिशा में इशारा करती है और उसी पल मेरा शरीर बिजली की तरह आगे निकल जाता है। मेरी स्पीड इतनी तेज होती है कि वह मुझे साफ देख भी नहीं पाती है। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। यह आदमी समंडेड बीस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि समंडेड बीस्ट खुद से एक्ट नहीं करते। उसे आज की घटना अपनी सिस्टर को बतानी होगी। एक मिस्टीरियस आदमी समनिंग पोर्टल से बाहर आया है। यह सच में अविश्वसनीय है। उधर दूसरी तरफ बारबेरियन डर के कारण चल नहीं पा रहा होता है, इसलिए उसके 2 साथी उसे सहारा देकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक काली ऑरा प्रकट हो जाती है, जो चारों का रास्ता रोक लेती है। उनमें से एक पूछता है, कौन है? लेकिन जैसे ही वह फिगर मुड़ता है, वे दंग रह जाते हैं। आज वो सच में खतरनाक लोगों के बीच फंस गए होते हैं। उनके सामने एक और जानलेवा एक्सपर्ट खड़ा होता है। उस आदमी की ऑरा इतनी डरावनी होती है कि उसके क्लोक से निकलती काली एनर्जी उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती है। दोनों तरफ की ताकत का फर्क बहुत ज्यादा होता है और उनके पास लड़ने की हिम्मत नहीं बचती है। वह आदमी ठंडी आवाज में कहता है, आज मैं दयालु हूँ, इसलिए तुम्हें 3 सेकंड्स देता हूँ। बताओ वह कहाँ है? याद रखना, सिर्फ 3 सेकंड्स। बारबेरियन गुस्से में होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं
नहीं पाता। तभी अगले ही पल चारों का शरीर खून की धुंध में बदल जाता है। वह क्लोक्ड फिगर बस हाथ हिलाता है और चारों हंटर्स आसानी से मर जाते हैं। 3 सेकंड्स खत्म हो गए, तुमने मौका नहीं समझा, अब मुझे दोष मत देना। तुरंत कई नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं। ये मरे हुए लोग टाइगर रोर गिल्ड के एलीट मेंबर्स थे। उसी समय टाइगर रोर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स के एक शानदार ऑफिस में एक वुमन धीरे से कहती है, हमारे कई मास्टर लेवल एलीट्स के लाइफ सिग्नल्स गायब हो गए हैं और उस लड़की का स्क्रॉल भी नहीं मिला। यह सुनकर वहां बैठा आदमी अपनी उंगलियों से वाइन ग्लास तोड़ देता है। ऊपर से वह शांत दिखता है, लेकिन वुमन समझ जाती है कि वह बहुत गुस्से में है। जिन लोगों को तुमने रेकमेंड किया वो लेवल 19 समनर को भी नहीं हरा पाए और सबके सिग्नल्स एक साथ गायब हो गए। तुम काम कैसे करते हो? उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि चारों एक साथ मरे हैं, यानी किसी ने उन्हें एक ही अटैक में खत्म किया है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कौन कर सकता है? यह आदमी लिएटे होता है, स्टॉर्म प्रीस्ट लेवल 118। वह तुरंत अपने लोगों को जांच करने का आदेश देता है कि बीच में कौन आ रहा है। अगर ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग न हो तो उसे सीधे खत्म कर दो। फिर वह खिड़की के पास जाकर नीचे देखता है। जिसने भी उसके लोगों को छुआ है वह उसे मार डालेगा। लेकिन तभी उसे एक अजीब इल्यूजन दिखाई देता है। आसमान में सफेद बालों वाला लंबा आदमी उड़ता हुआ नजर आता है। ये कैसे पॉसिबल है? यह देखकर एस रैंक हंटर का चेहरा तुरंत अनफ्रेंडली हो जाता है। ये जबरदस्त खून की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर ये कौन है? इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। कोरिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। लेकिन जिस डायरेक्शन में मैं उड़ रहा हूँ उसे देखकर वह थोड़ा हैरान भी होता है। उधर तो फॉलन जोन है, ये इंसान वहां क्यों जा रहा है? मरना है तो भी कोई ऐसे नहीं जाता। क्योंकि इस इन्वेजन का स्केल बिल्कुल अलग है। साफ है कि पीछे से कोई बहुत पावरफुल फोर्स वो सब कंट्रोल कर रही है। वह टावर जो 5 साल से सो रहा था अब आखिर जाग चुका है। वह तुरंत सभी सर्च टीम्स को ऑर्डर देता है कि पूरी तरह रिट्रीट करो, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। उस खतरनाक जगह से तुरंत निकलो वरना भारी नुकसान होगा। उधर मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि मैं जिस तरफ उड़ रहा हूँ वह डेंजरस है। मैं सिर्फ एस सिटी जल्दी पहुंचने के बारे में सोच रहा होता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद मैं आखिर एस पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ का सीन मुझे स्तब्ध कर देता है। मैं धीरे से एक रूफटॉप पर उतरता हूँ और नीचे देखता हूँ। यह नजारा इमेजिन करना भी मुश्किल है। चारों तरफ बेहिसाब बीस्ट उड़ रहे हैं और एस सिटी कब की रुइंस बन चुकी है। लगता है यह जगह गिर चुकी है। मैं 500 साल अबिस में फंसा रहा, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ 5 साल बीते हैं। यह जानकर मुझे खुशी होती है, लेकिन ये जगह मुझे बहुत बेचैन भी करती है क्योंकि यह पूरा हेल बन चुका है। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं या नहीं। इतने साल अबिस में मैं सिर्फ एक चीज चाहता था, अर्थ पर लौटना और अपनी फैमिली से मिलना। मैंने सोचा था यह जल्दी हो जाएगा, लेकिन 500 साल गुजर गए। जो कभी कमजोर था वही अब अबिस का रूलर बन चुका है। वहां कोई बीस्ट अब मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। अब सिर्फ मैं ही उनका पीछा करके उन्हें मारता हूँ। 200 साल से ज्यादा गुजरने के बाद मैं लगभग डिस्पेयर में चला गया था। आखिर इतने समय बाद मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं होंगे ऐसा सोचता था। हर दिन मुझे भूख मिटाने के लिए मॉन्स्टर के अंदरूनी हिस्से खाने पड़ते थे। अब मुझे उनसे घिन आने लगी थी। लेकिन जब भी फैमिली याद आती थी मैं खुद से कसम खाता था, चाहे पेरेंट्स जिंदा हो या नहीं, मुझे वापस जाना ही है। यही मेरा ऑब्सेशन बन गया था। तब एक बेवकूफ बैट मॉन्स्टर मेरी तरफ झपटता है। मैं तुरंत अपना अटैक स्टांस लेता हूँ। अगले ही पल वह सीधे दूर जा गिरता है। यह लो लेवल मॉन्स्टर शायद सिर्फ मेरी ऑरा से ही मर जाता है, उसे सहन नहीं कर पाता। अच्छी बात यह है कि 500 साल यहाँ के अर्थ के 5 साल के बराबर हैं। शायद मेरे फादर, मदर और ब्रदर अभी जिंदा हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे पहुंचने तक टिके रहें। जल्द ही मैं अपने पुराने मोहल्ले पहुंचता हूँ। जो पहले जिंदा सा लगता था वह अब गायब है। हर बिल्डिंग ऐसे टूटी है जैसे बड़ा भूकंप आया हो, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर्स द्वारा लोगों को मारने के निशान नहीं दिखते हैं। लगता है ये मॉन्स्टर्स ज्यादा लोगों वाली जगहों पर ही अटैक करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कता है और आंखों में घबराहट दिखती है। इतने साल बाद शांति से दरवाजा खोलना नामुमकिन है। दरार की आवाज के साथ मैं गलती से दरवाजा तोड़ देता हूँ। हालांकि दरवाजा पहले से भी खराब होता है। मैं धीरे धीरे अंदर चलता हूँ। धूप मेरे शरीर पर पड़ती है और अंदर आते ही मेरी लंबी आकृति बेहद अकेली लगती है। मैं चारों तरफ देखता हूँ, यहाँ कोई नहीं है। असल में मुझे पहले से पता था कोई नहीं होगा, फिर भी मैं आया क्योंकि यहाँ मेरी खुशियों की यादें हैं। लेकिन कमरे में आकर मुझे कुछ और मिलता है। मेज पर एक नोट रखा होता है। मैं उसे उठाकर बैठकर ध्यान से पढ़ता हूँ। उसमें लिखा होता है, प्यारे बेटे, सब कहते हैं तुम मर गए, लेकिन तुम्हारी माँ और पिता मानते हैं कि तुम जिंदा हो। हमने तुम्हारा सामान तुम्हारे पुराने कमरे जैसा ही रख दिया है। हमें यकीन है तुम लौटोगे। तुम हमें ढूंढ लेना। हमने तुम्हारे लिए छोटे से बड़े साइज तक कपड़े रखे हैं, तुम्हारी पसंद के सारे स्टाइल्स। ये पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ लौटे और मेरे लिए लेटर लिखें। माँ की बात मानकर मैं अपनी अलमारी खोलता हूँ और सच में अंदर कई कपड़े मिलते हैं। इसके अलावा माँ ने मुझे शेल्टर नंबर 6 का मैप और हमारी फोटो भी छोड़ी होती है। मुझे नहीं पता माँ को इतना यकीन क्यों था कि मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार वह सही निकली।
मैं फोटो पकड़कर जोर से रो पड़ता हूँ। 500 साल में 200 साल बाद तो मुझे फैमिली के चेहरे भी याद नहीं थे, लेकिन ये फोटो सब याद दिला देती है। अगले ही पल मुझे घर में एक डैगर मिलता है। उसके रिफ्लेक्शन में मैं अपनी आंखें देखता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। अगर मैं इस दुनिया के सारे बीस्ट्स को दबा दूं तो क्या इस अपोकलिप्स को खत्म कर सकता हूँ? मैं उसी डैगर से अपने लंबे बाल काट देता हूँ और नए कपड़े पहन लेता हूँ। कुछ ही मिनटों में मैं बिल्कुल अलग इंसान लगने लगता हूँ। शायद खोया हुआ समय वापस पा सकता हूँ। अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। कटे हुए बाल मुझे अपने अतीत जैसे लगते हैं। उम्मीद है नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं एक बिखरे इंसान से बदलकर एक हैंडसम यंग मैन बन चुका हूँ। चेहरे के निशान को छोड़कर मैं ठीक दिखता हूँ। अब मेरा लक्ष्य शेल्टर नंबर 6 है, जहाँ मेरे पेरेंट्स गए हैं। मैं मैप के हिसाब से ईस्ट की तरफ सीधा वहीं जाऊंगा, लेकिन पूरा रास्ता रूइंस बन चुका है। पुराना रास्ता फॉलो करना नामुमकिन है। यह छोटी रुकावट मेरे लिए कुछ नहीं है। एबिस में मैंने अजीब रास्तों से गुजरना सीखा है। यह तो बस खंडहर है। इसलिए जब पुराना रास्ता बंद है तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। अगले ही पल मैं जमीन से जोर से छलांग लगाकर हवा में ऊपर उठ जाता हूँ। जो रास्ता मैं खुद बना रहा हूँ वही मुझे शेल्टर नंबर 6 तक और भी जल्दी पहुंचा देता है। तभी एक विशाल बर्ड बीस्ट मुझे नोटिस कर लेता है और उसके रेजर शार्प पंजे एकदम मेरी तरफ आते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती कि मैं बस उंगलियों से पकड़कर उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में फाड़ देता हूँ। एक लो लेवल बीस्ट भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है। सच में मौत मांग रहा था। वूश वूश वूश। मैं लगातार रूइंड वुड बिल्डिंग्स के ऊपर छलांग लगाता हूँ और हर लैंडिंग पर ढांचे टूटते जाते हैं। मेरी स्पीड अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। उसी समय नीचे 2 लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन्हें कोई तेज आवाज सुनाई देती है। उसका साथी सोचता है वो नशे में हेलुसिनेशन देख रहा है। यहाँ गार्ड बनकर खड़ा रहना पहले ही बोरिंग है। यहाँ डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है? अगले ही सेकंड दोनों दंग रह जाते हैं। बिजली जैसी एक लकीर उनके सिर के ऊपर से गुजरती है। उन्हें समझ भी नहीं आता वो क्या था। इंसान तो दूर की बात है। बाएं वाला हाथ उठाकर पूछता है, तुमने देखा वो क्या था? लेकिन दूसरा कुछ नहीं देख पाता। बस तेज हवा उसके चेहरे पर लगती है। खुशकिस्मती से उनका तीसरा साथी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और पूरी घटना कैद हो जाती है। उनका फोन काफी एडवांस होता है, जो फुटेज को 300 गुना स्लो कर सकता है। जब वे वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं हवा में उड़ता हुआ साफ दिखाई देता हूँ और उन्हें समझ आता है कि वो इंसान था। मैं शेल्टर नंबर 6 की तरफ पागलों की तरह बढ़ रहा होता हूँ कि नीचे से एक वुमन की चीख सुनाई देती है। कुछ हंटर्स उसके सामने खड़े होते हैं। वह डरकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ खाना ढूंढने आई थी। मुझे नहीं लगा यहाँ कोई सर्वाइवर होगा। कई दिनों से वुमन न देखने के कारण उनका लीडर ला टपकाने लगता है और कहता है, चिंता मत करो, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन ऐसा चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता है वह बुरा इरादा रखता है। वह कहता है लड़की को चोट नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसकी केयर करेगा। मगर लड़की डर से कांपती है और चाहती है वो पास ना आए। एक हंटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है, डरो मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। फिर वह घिनौना एक्सप्रेशन देता है और कहता है, हम बहुत जेंटल रहेंगे। तभी पीछे से क्रैकिंग की आवाज आती है, जैसे फ्लोर टूट रहा हो। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। तुम लोग हमेशा स्कम रहोगे। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाता है और मैं तीनों को घूरता हूँ। आदमी चौंक कर पूछता है, कौन है? सामने आओ, अगर बीच में आए तो बुरा होगा। उसके बोलते ही उसके पीछे के 2 आदमी तेजी से मेरी तरफ दौड़ते हैं। एक के हाथ में ड्यूअल ब्लेड्स होती हैं और दूसरा नाइट जैसा शील्ड और सोर्ड पकड़े होता है। सफेद बालों वाले लड़के ज्यादा घमंड मत कर। अगले ही पल दोनों तेज स्पीड से मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन मैं बिना घबराए खड़ा रहता हूँ और बस हाथ हिलाकर एक को सीधे चेहरे पर मारता हूँ। वह एक ही थप्पड़ में जमीन पर गिर जाता है और उसे रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। मैं मन में हंसता हूँ, तुम जैसे तो बिना उंगली उठाए भी संभल जाओगे। उसी वक्त दूसरा हंटर अपनी सोर्ड मेरी तरफ घोंपता है, मगर मैं आसानी से डॉज कर देता हूँ। उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो हैं। वह मोमेंटम में आगे बढ़ता है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसके चेहरे पर डर छा जाता है, क्योंकि उसकी बांह में तेज दर्द फैलता है। फिर मैं हल्का दबाव डालकर उसके शरीर को नीचे झुका देता हूँ और गिरते ही अपना घुटना उसके चेहरे पर मारता हूँ। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम आखिर हो कौन? मैं टाइगर रॉयर गिल्ड से हूँ। मुझे छुआ तो गिल्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसे क्या पता मैं अभी उसके टाइगर रॉयर गिल्ड के 4 लोगों से निपट चुका हूँ। मैं धीरे से उसका नाम लेता हूँ, शुयिंग हान। क्या मुझे इतनी जल्दी भूल गया? सिर्फ 5 साल हुए हैं। मैं अपने बाल हटाता हूँ ताकि वह मुझे पहचान सके। तुमने मुझे बर्बाद किया था। क्या उस चेहरे को भूल गया जिसे मारने की कोशिश की थी? आदमी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? तुम चॉय युकू हो। शुयिंग हान डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए पीछे हटने लगता है और बार बार इम्पॉसिबल बोलता है। वह जितना पीछे जाता है मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ ताकि उसका डर बढ़े। वह चिल्लाता है, पास मत आओ, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? मैं हल्का हंसता हूँ, क्या मुझे यहाँ होने की इजाजत नहीं है? मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ और उसे मुर्गी की तरह गले से पकड़कर हवा में उठा लेता हूँ। तुम्हें 5 साल पहले की बात याद है? तुमने मुझे उस ट्रक से धक्का दिया था। तुम्हारी वजह से मैंने सैकड़ों साल अबिस में बिताए। तुम्हें अंदाजा है वो समय कैसा था? उसकी आंखों में डर भर जाता है। जरा सा और दबाव दूं तो वह मर जाएगा। मेरी उंगलियां चटकती हैं। मैं इतने
समय हेल जैसी जगह में रहा हूँ। अब उसकी बारी है हेल देखने की। ये हरामी इसी लायक है। स्कूल में हमेशा मुझे तंग करता था और पिछली बार लगभग मार ही देता। अब मैं उसकी हर इज्जत मिटाना चाहता हूँ। मेरी ताकत के सामने मैं लगभग इनविंसिबल हूँ। मेरे पीछे जैसे कोई डीमन खड़ा होकर उसे मारने के लिए उकसा रहा है और मेरे मन में भी यही ख्याल आता है, लेकिन उसे मार देना शायद उसके लिए आसान सजा होगी। स्कूल के दिनों में उसने जो किया वह किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वह अपमान और बेबसी मैं कभी नहीं भूल पाया, इतने साल एबिस में रहने के बाद भी नहीं। इसलिए आज मैं सब कुछ ब्याज समेत वापस करने वाला हूँ। इस आदमी ने जो पहले किया उसने खुद के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हर बार उसने मेरी इज्जत तोड़ी और मुझे निगलने पर मजबूर किया। अगले ही पल मैं अपनी पकड़ छोड़कर उसे जमीन पर फेंक देता हूँ। अभी मैं उसे मारने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर तरीका है। ताजी हवा के लिए हाँफते हुए जू यिंग हान जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसे लगता है अभी वह मर ही गया था। मैं अपनी आंखें रगड़ता हूँ। इतने साल अबिस में बिताने के बाद मुझे लगता है मैं उन डीमोनिक क्रीचर्स जैसा बनता जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। लेकिन मेरे सामने खड़ा यह स्कम सिर्फ मुझे बुली ही नहीं करता, बल्कि अभी उस वुमन पर भी अटैक करने वाला था। पता नहीं इससे पहले कितनों को परेशान कर चुका है। इसलिए मैं फैसला करता हूँ, मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि वह सिर्फ मुंह से सांस ले सके और कुछ न कर सके, क्योंकि जहां भी वह रहेगा वहां विक्टिम्स होंगे। शुइंग हान, तुमने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन फेल हुए। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर यूं जाने भी नहीं दूंगा। उसे समझ नहीं आता मैं क्या करने वाला हूँ। 2 साल तक स्कूल में उसने मुझे रोज तंग किया। वे दिन किसी हेल से कम नहीं थे। मुझे याद है एक बार उसने ब्रेड के टुकड़े के लिए एक बच्चे को पीटा था। मैं उससे कहता हूँ अब हिसाब बराबर होगा, तुम्हें मेरे 4 पंचेस सहने होंगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह इसे आखिरी उम्मीद समझकर मुझसे विनती करता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो हंटर गिल्ड भी तुम्हें ढूंढेगा। मैं उसका कॉलर पकड़कर कहता हूँ मेरी चिंता मत कर, गिल्ड वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते। फिर उसकी हैरानी के सामने मैं पहला पंच मारता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी वह सह नहीं पाता और उसका शरीर सीधे जमीन में धंस जाता है। उसकी छाती मलबे में धंसती है। फिर दूसरा पंच आता है। लगातार 2 अटैक देखकर उसके दोनों साथी दंग रह जाते हैं। उसके शरीर से खून बहने लगता है। तीसरा पंच भी मैं पूरी ताकत से उसके शरीर पर मारता हूँ। ये पंचेस स्कूल में मुझे तंग करने का ब्याज है। अब वह मुश्किल से सांस ले पाता है, लेकिन मैं उसे उठने को कहता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम आखिरी अटैक सह गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी परेशान नहीं करूंगा। शुइंग हन कहता है मुझे मार दो। इन 3 पंचेस के बाद उसका शरीर वैसे भी खत्म हो चुका है। जीने का मतलब नहीं। मैं उसकी बात सुनने के लिए नहीं कहता, मैं सीधे उसके सिर पर पैर रख देता हूँ। याद रखना यह मेरे साथ किए का दाम है। जोरदार आवाज के साथ मेरा पैर उसके सिर को जमीन में दबा देता है और उसे रगड़ता है। मैं अपना वादा निभाता हूँ, अगर वह 4 बार झेल गया तो मैं फिर उसे नहीं छेड़ूंगा। इन वारों के बाद उसकी आंखें चली जाती हैं। शरीर के हर हिस्से में असहनीय दर्द फैल जाता है। अब हाथ पैर टूटे और अंधा होने के कारण अगर छोड़ दिया जाए तो वह ज्यादा नहीं बचेगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं उसके दोनों साथियों से कहता हूँ उसे हॉस्पिटल ले जाओ और इलाज करवाओ। अगर वह मर गया तो तुम दोनों भी बचोगे नहीं। मुझे उम्मीद है शुइंग हान दोबारा मेरे सामने नहीं आएगा, वरना हर बार मार खाएगा। यह कहकर मैं तुरंत वहां से निकल जाता हूँ। अब सबसे जरूरी काम शेल्टर नंबर 6 पहुंचना है। मुझे जल्दी करना होगा, वरना मेरे पेरेंट्स कभी भी खतरे में हो सकते हैं। हवा को चीरती आवाज के साथ मैं इतनी तेज उड़ता हूँ कि कोई इंसान दिखाई नहीं देता। उधर एस सिटी के बफर जोन में 3 सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं दीवार पर तैनात रहें बजाय यहाँ बीस्ट्स से लड़ने के। तभी एक ऑफिसर जैसा सोल्जर आता है और कहता है डरपोक मत बनो, अगर बीस्ट आया तो पेशाब मत कर देना और हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि पता नहीं कब अटैक हो जाए। ये बोलने वाला फर्स्ट लेफ्टिनेंट लेहोन जून होता है। उसका सबोर्डिनेट कहता है ये बफर जोन है, जोन एक्स के बीस्ट यहाँ कम आते हैं, बस अलर्ट रहना है। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही एक बीस्ट का टेंटल उसके पूरे शरीर को जकड़ लेता है। दूसरे सोल्जर्स कुछ समझ पाते उस पहले ही उनका साथी मर चुका होता है। जो बीस्ट आता है वह क्रेकन स्पॉन लेवल 45 आर्मर्ड बीस्ट होता है। लेफ्टिनेंट चिल्लाता है फॉर्मेशन बनाए रखो, पैनिक मत करो वरना सब मरोगे। वे लगातार फायर करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां उसके आर्मर को छू भी नहीं पाती। बीस्ट की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह नीचे सोल्जर्स को देखता है, जैसे मजे के लिए कुछ और मारना चाहता हो। सोल्जर्स घबरा जाते हैं। इस बीस्ट का लेवल बहुत ऊंचा है, उनके वेपन्स बेकार हैं, यहाँ रुके तो मौत तय है। जोरदार आवाज के साथ बीस्ट हवा में छलांग लगाता है और अपनी जगह बदलता है। उसकी विशाल शैडो दबाव पैदा करती है। यह देखकर लेफ्टिनेंट तुरंत फैलने का आदेश देता है ताकि उसे मौका न मिले, लेकिन सोल्जर्स पहले ही डर चुके होते हैं और उनके पैर कांप रहे होते हैं। अगले ही पल बीस्ट नीचे गिरते हुए अटैक करता है और एक पंजे से एक सोल्जर की जान ले लेता है। इस खतरे के सामने एक बहादुर सोल्जर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है सब पीछे हट जाओ। तो पता चलता है कि वह अपने हाथ में एक बड़ा सा एक्सप्लोजिव्स का पैक पकड़े होता है, जिस पर वह गुस्से में चिल्लाता है यू डैम बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें अपने साथ ही डाउन लेकर जा रहा हूँ। यह कहते ही उसका बॉडी तेजी से ऑक्टोपस बीस्ट की तरफ रश करता है और पीछे से उसके कंपेनियंस लगातार कवरिंग फायर देते रहते हैं। फिर कवरिंग फायर की वजह से ऑक्टोपस बीस्ट की मूवमेंट्स काफी स्लो होने लगती हैं, जिस पर सोल्जर आखिरकार उस बीस्ट के पास पहुंच जाता है। जब सोल्जर ऑक्टोपस बीस्ट के
सामने आता है तो वह उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढकर फेटल ब्लो देने की सोचता है, लेकिन अचानक ऑक्टोपस बीस्ट खुद ही अटैक करना बंद कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आंखों में साफ डर दिखता है, जिसे देखकर एक सोल्जर की जान बच जाती है। फिर भी उसके दिल में क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर यह बीस्ट अचानक रुका क्यों है। अगले ही सेकंड सब लोग बीस्ट के बॉडी से क्रैकिंग की आवाजें सुनते हैं, जिसे सुनकर सभी बेहद शॉक्ड हो जाते हैं। जो एक बेकार का स्लॉटर होना चाहिए था, वही बीस्ट खुद रुक गया होता है और पूरी टीम समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। स्क्वाड कैप्टन के चेहरे पर भी अलार्म साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आता। बीस्ट की आंखों में भरा डर उन्हें और कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वह किससे डर रहा है। इसी बीच ब्रेव सोल्जर मौका पकड़कर एक्सप्लोजिव पैक उसकी आंखों पर फेंकने की तैयारी करता है, क्योंकि यही उसका ओनली चांस होता है। वह हल्के टॉस के साथ पैक फेंक देता है और तुरंत एक भयानक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी मैसिव फ्लेम्स पूरे ऑक्टोपस बीस्ट के बॉडी को इंगल्फ कर लेती हैं। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब इतना बड़ा ब्लास्ट भी उस बीस्ट को कोई डैमेज नहीं दे पाता, क्योंकि उसके टेंटिकल्स उसकी आंखों को टाइटली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जब तक आंखें सेफ इफ हैं, यह ऑक्टोपस बीस्ट मरने वाला नहीं था। इसके बाद ऑक्टोपस बीस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक सोल्जर के करीब आने लगता है। उसकी आईबल्स की नसें उभरती दिखती हैं, जिसे देखकर बम फेंकने वाला सोल्जर पूरी तरह स्टन हो जाता है। इतनी पावर के बाद भी बिल्कुल अनहार्मड, ये कैसे पॉसिबल है? बाकी सोल्जर्स डर के मारे पहले ही भाग चुके होते हैं और बीस्ट के टेंटलस उसी सोल्जर पर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मेरी एंट्री होती है, जिस पर मैं सीधे ऑक्टोपस बीस्ट की आंख पर स्टॉम्प करता हूं और उसे क्रश कर देता हूं। जो बीस्ट कुछ पल पहले इनविंसिबल लग रहा था, वह इंस्टेंटली एक कॉप्स बन जाता है। यह सीन देखकर सोल्जर बिल्कुल डम्फाउंडेड रह जाता है और लेफ्टिनेंट के चेहरे पर भी पूरा डिसबिलीफ दिखाई देता है। शायद वही क्रैकिंग साउंड उसके मेरे अराइवल से डरने की वजह से था। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूँ। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट भरा रहता है। मुझे यहाँ मिलिट्री पर्सनल मिलेंगे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग है उनसे पूछने के लिए कि शेल्टर नंबर 6 यहाँ से कितनी दूर है। लेफ्टिनेंट अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि मैंने एक ही स्ट्राइक में उस बीस्ट को मार दिया, जो इतने बड़े एक्सप्लोजन से भी बच गया था। उसकी नजरें तुरंत शार्प हो जाती हैं, क्योंकि उसने मेरे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। वह समझ जाता है कि यह पावर डेफिनेटली सी रैंक डिस्ट्रक्टिव लेवल की है, शायद एस रैंक से भी ऊपर, जिस पर वह किसी भी कीमत पर मेरी आइडेंटिटी जानने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि स्पेशल एबिलिटी इनसाइट यूज नहीं हो सकती, शायद लेवल गैप बहुत ज्यादा है। यह सुनकर लेफ्टिनेंट बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा केस देखा होता है। मैं कई घंटों से इस दुनिया में हूं और कुछ बेसिक बातें समझ चुका हूं, लेकिन मेरा सिस्टम अभी भी ओपन नहीं होता। उधर लेफ्टिनेंट भी काफी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुका होता है, क्योंकि उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने में उसकी कई साल की लाइफ स्पैन तक लग सकती थी। मैं बस एक इंडिफरेंट नजर डालता हूं और उसी पल मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर मैं धीरे धीरे उस सोल्जर की तरफ चलता हूं, क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना होता है। मैं उससे पूछता हूं कि शेल्टर नंबर 6 यहाँ से कितनी दूर है, जिस पर सोल्जर काइंडली बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ है, लेकिन वहां जाने के लिए जोन एक्स से गुजरना पड़ेगा। यह सुनकर मैं और कंफ्यूज हो जाता हूं कि यह जोन एक्स क्या है, जिस पर वह समझाता है कि वहीं बीस्ट टाइड को कंटेन किया जाता है ताकि बैटल डैमेज कम हो, और वहां कई हंटर्स बीस्ट से फाइट करते रहते हैं। उसकी बात सुनते हुए मुझे पास के सोल्जर्स की आवाज भी सुनाई देती है कि आज के ड्रॉप्स रेयर आइटम्स हैं। एबिस में मॉन्स्टर्स मारने पर ब्लैक क्रिस्टल्स मिलते थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में बीस्ट्स को हराने पर ट्रेजर्स गिरते हैं, बिल्कुल गेम जैसा। एबिस से अभी अभी निकलकर मुझे अपनी स्ट्रेंथ लेवल का कोई आइडिया नहीं होता, जिस पर मैं सोल्जर से पूछता हूँ कि अभी जिस बीस्ट से तुम लड़ रहे थे वह कितना स्ट्रांग था। यह सुनते ही उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह बताता है कि लेवल 45 बीस्ट बहुत फॉर्मिडेबल होता है, उसे तो पूरा स्क्वाड भी मुश्किल से हैंडल कर पाए। फिर मैं पूछता हूँ कि लेवल 45 से ऊपर कितने बीस्ट्स नेस्ट्स में होते हैं, जिस पर उसका चेहरा ग्रिम हो जाता है और वह कहता है शायद 100 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे बीस्ट्स हर जगह होते तो ह्यूमैनिटी कब खत्म हो गई होती। मेरे सवाल खत्म होते ही मैं जाने की तैयारी करता हूँ, जिसे देखकर सोल्जर स्पीचलेस रह जाता है कि इतनी कॉन्फिडेंस किसी में कैसे हो सकती है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, वह जल्दी से मेरे पीछे आता है और मुझे रोकता है, जिस पर मैं मुड़कर उसे बोलने का इशारा करता हूँ। वह रिस्पेक्टफुली झुककर रिक्वेस्ट करता है कि मैं जोन एक्स तक जाऊं, क्योंकि वहां बहुत डेंजर है, लेकिन मेरे जैसे पावरफुल हंटर के होने से कई लोगों की जान बच सकती है। मुझे याद आता है कि शेल्टर का शॉर्टेस्ट रूट भी जोन एक्स से होकर जाता है, जिस पर मैं आसानी से अग्री कर देता हूं कि मैं जोन एक्स क्लियर करने में हेल्प करूंगा। हालांकि जोन एक्स मेरे एजेंडा में नहीं था, लेकिन शेल्टर नंबर 6 जाते समय रास्ते में पड़ता है, इसलिए मैं रास्ते में ही उन सभी बीस्ट्स को एलिमिनेट करने का फैसला कर लेता हूं। सिर्फ जोन एक्स ही नहीं, बल्कि रास्ते में जो भी बीस्ट मुझे मिलता है सबको एलिमिनेट किया जाएगा। इसके बाद करीब 10 मिनट्स बाद फ्रंट लाइंस के पीछे बने रियर मिलिट्री कैंप में वह लेफ्टिनेंट, जिसे पहले बैकलैश लगा था, धीरे धीरे होश में आता है।
उसे जागते देख उसके सबॉर्डिनेट सोल्जर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, लेफ्टिनेंट आप फाइनली अवेक हो गए। होश में आते ही लेफ्टिनेंट सबसे पहले पूछता है कि वह कितनी देर अनकॉन्शियस रहा, जिस पर सोल्जर बताता है कि आप करीब 10 मिनट्स तक बेहोश थे, लेकिन 20 से ड्रॉप हुआ रिकवरी आइटम तुरंत इफेक्ट कर गया, नहीं तो सर आप काफी देर तक अनकॉन्शियस रहते। यह सुनकर लेफ्टिनेंट को जवाब नहीं देता और कहता है, मेरी कंडीशन छोड़ो, मुझे बताओ वह हंटर कहाँ गया जिसने हमें बचाया। जिस पर सोल्जर सच्चाई बताते हुए कहता है कि वह नॉर्थ की तरफ गया है। यह सुनते ही लेफ्टिनेंट इंस्टिंक्टिवली अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि अभी भी दर्द हो रहा होता है, और वह धीरे से नॉर्थ शब्द दोहराता है। फिर अचानक उसे कुछ गलत फील होता है और वह तुरंत बोलता है, तुमने अभी क्या कहा, फिर से बोलो। अब सोल्जर को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वह कहता है कि वह मिस्टीरियस हंटर शेल्टर नंबर 6 की तरफ जा रहा है। यह सुनते ही लेफ्टिनेंट की आवाज सीरियस हो जाती है और वह पूछता है, क्या उसने जोन एक्स क्रॉस करने की बात कही थी। जिस पर सोल्जर सिर हिलाकर हाँ कर देता है और साथ ही कहता है कि उसके एक्सप्रेशन से तो लग रहा था कि उसे जोन एक्स के बीस्ट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, इसलिए वह बिना हेसिटेशन के चला गया। यह सुनकर ऑफिसर गुस्से में सिर घुमा लेता है और अंदर से बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से इतना पावरफुल हंटर मिला था और अब वह इतनी जल्दी मरने वाला है। वह तुरंत आदेश देता है, सेंट्रल कमांड सेंटर से तुरंत कांटेक्ट करो। सोल्जर यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। सेंट्रल कमांड सेंटर से जवाब आता है, लेफ्टिनेंट क्या आपको पूरा यकीन है कि आप गलत नहीं हैं। जिस पर लेफ्टिनेंट जल्दी में कहता है कि शायद 10 मिनट बचे हैं, अभी भी टाइम पर पहुंचा जा सकता है। इन कुछ मिनटों में वह बार बार अपनी वॉच देखता रहता है। तब एक और सोल्जर अंदर आता है और बताता है कि इमरजेंसी रेडियो से मैसेज भेज दिया गया है, जल्द ही रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन वह पूछता है, सेंट्रल कमांड सेंटर ही क्यों, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। जिस पर लेफ्टिनेंट धीरे धीरे बताता है कि यह ऑपरेशन पहले जैसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हाई लेवल क्लासिफाइड है, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। जोन एक्स जो इस ऑपरेशन का बेस है वह हमारी बीस्ट कंटेनमेंट पेरीमीटर में नहीं आता, और ये एरिया बेहद डेंजरस है क्योंकि इसे बॉम्बिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। उधर सेंट्रल कमांड सेंटर में एक वुमन तेजी से बोलती है, बीजी जोन से इमरजेंसी कॉल आया है। सेंट्रल चेयर पर बैठा हैवी सेट मैन धीरे से कहता है, कनेक्ट। वह होता है सेंट्रल कमांडर हुआंग तई यंग, एक लेवल 88 फ्लेम मेज। ऑर्डर मिलते ही वुमन तुरंत कॉल कनेक्ट कर देती है। इसी समय सेंट्रल कमांड को फर्स्ट लेफ्टिनेंट ली होनजुन की अर्जेंट बैटल रिपोर्ट मिलती है। अप्रूवल मिलते ही वुमन कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग करती है और कम्युनिकेशन कनेक्ट हो जाता है। कोड WB342, मैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट लाई होनजुन बोल रहा हूँ, एक बेहद अर्जेंट स्पेशल सिचुएशन रिपोर्ट करनी है। इसके बाद लेफ्टिनेंट मेरे साथ हुई एनकाउंटर की पूरी बात बताता है और कहता है कि अभी कुछ देर पहले एक मिस्टीरियस हंटर बॉम्बिंग जोन में एंटर कर गया है और उसे इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। यह सुनकर हुआंग ठंडी नजरों से उसे देखता है और कहता है, तो तुम यहाँ सिर्फ अपनी गलती रिपोर्ट करने आए हो, अगर ऐसा है तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यह सुनकर लेफ्टिनेंट सिर झुका लेता है, क्योंकि वह हुआंग ते यंग को ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि इनकमिंग बॉम्बार्डमेंट की इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जारी की जाए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बेहद पावरफुल हूँ और वह मुझे ऐसे मरने नहीं देना चाहता। उसकी बात वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट होती है, जिसे सुनकर हुआंग ते यंग की इंटरेस्ट जाग जाती है और वह पूछता है, अगर वह इतना पावरफुल हंटर है तो उसका लेवल क्या है। लेफ्टिनेंट बताता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि चेक करने पर भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं हुई। यह सुनकर हुआंग ते यंग लगभग हंस पड़ता है और कहता है, एक अननोन लेवल हंटर प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना बॉम्बिंग जोन में गया और तुम उसके लिए इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चाहते हो, क्या मजाक कर रहे हो। उसी समय उसके पास खड़ी वुमन भी बोलती है कि मैसेज पहुंचने से पहले ही वह हंटर शायद मर जाएगा। दोनों मिलकर लेफ्टिनेंट का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, दिमाग कम है लेकिन कॉमेडी टैलेंट अच्छा है, इतनी छोटी बात के लिए हमें कांटेक्ट कर लिया। फिर वह पास खड़ी वुमन की तरफ देखकर कहता है कि लगता है इन्हें इंडिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया गया, पता नहीं इनका टीचर कैसा है। दोनों कैजुअली बात करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के एक्शन में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारा ये सबऑर्डिनेट काफी रिडिकुलस है, और अगर मैंने सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर दिया कि तुमने ऑपरेशन प्रोग्रेस रोका तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी, अब डिसीजन लो। पाक सुजिन ये सब सुनती रहती है और सोचती है कि क्या वह सच में अपने लोगों को खतरे में डाल देगा। उसे लगता है कि पास बैठा हैवी सेट मैन कमांड एबिलिटी के बिना एक इनकॉम्पिटेंट फूल है, और अगर उसके पास टैलेंट और बैकिंग ना होती तो वह कभी इस पोजीशन पर नहीं पहुंचता। फिर पाक सुजिन अपने सबऑर्डिनेट की तरफ देखती है, जिस लेफ्टिनेंट को उसने खुद ट्रेन किया, वह अब एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे ऑपरेशन छोड़ना पड़े। वह उसे लंबे समय से जानती है, वह बेवकूफ नहीं बल्कि इंटेलिजेंट है, और जिस तरह वह अननोन हंटर को डिफेंड कर रहा है उससे साबित होता है कि वह इंसान बहुत पावरफुल है। लेफ्टिनेंट उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और चुपचाप सिर झुका लेता है। काफी देर सोचने के बाद पाक सुजिन आखिर फैसला करती है कि वह हैवी सेट मैन को ऑफेंड भी नहीं कर सकती और लेफ्टिनेंट को मौका भी देना होगा। फिर वह धीरे से कहती है, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर हमारे प्लान में इंटरफियर नहीं किया, इसके पीछे
पीछे तुम्हारे अपने रीजन जरूर होंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम मुझे कन्विंस करो, वरना ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और मैं खुद तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। यह जवाब एक साथ दो काम करता है, उसे मौका भी मिलता है और हैवी सेट मैन के पीछे की फोर्सेस भी ऑफेंड नहीं होती। लेकिन इस समय लेफ्टिनेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि वह मुझसे बस कुछ मिनट पहले ही मिला था और उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे जजमेंट दे। ऊपर से अगर मिलिट्री ट्राइब्यूनल में गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर में बैठे लोग जो चाहेंगे वही डिसाइड करेंगे। फिर वुमन हुआंग तायोंग की तरफ मुड़कर कहती है, तुम्हें उसके जवाब से सेटिस्फाइड होना चाहिए, कम से कम उसकी रीजनिंग तो सुन लेते हैं। यह सुनकर हुआंग तायोंग अंदर से नाखुश हो जाता है, लेकिन पार्क सुजिन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह एस रैंक हंटर है। फिर वह अपना सारा गुस्सा लेफ्टिनेंट पर निकालता है और कहता है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट ली हानजुन, अभी मुझे एक एक्सेप्टेबल रीजन दो, नहीं तो पार्क सुजिन और मैं मिलकर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे। यह सुनकर लेफ्टिनेंट समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह सीधे सब बता देता है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं उसने लेवल 45 जुवेनाइल क्रैकन स्पॉन को एक ही स्ट्राइक में मार दिया। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर पार्क सुजिन की आंखें शॉक से भर जाती हैं, क्योंकि यह बहुत अनबिलीवेबल है। अगर यह सच है तो वह ए रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। क्या वह मिलिट्री एस रैंक हंटर हो सकता है? और दबाव को सत्य सफक रहा है। अगर वह सच में मिलिट्री पर्सनल है तो हमें उसे हर हाल में बचाना चाहिए। लेकिन तभी पास खड़ा हुआंग तायोंग उसकी बात काट देता है और कहता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सभी एस रैंक पर्सनल को मिशंस असाइंड हैं और बीजीजी से कोई कंफर्म्ड सिग्नल नहीं आया। वह शायद कोई वाइल्ड हंटर होगा। हालांकि पार्क सुजिन थोड़ी शॉक्ड होती है, पर उसकी रैशनैलिटी बनी रहती है। वह पूछती है, तुम्हें उसका लेवल क्यों नहीं पता? तुम्हारे पास इनसाइट एबिलिटी नहीं है? ये बात मैच नहीं करती। इस सवाल पर लेफ्टिनेंट के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने स्किल यूज करने के बाद भी मेरा लेवल नहीं देख पाया और उसकी कुछ लाइफ स्पैन भी वेस्ट हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश में उसे बैकलैश भी हुआ और उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह सुनकर पार्क सुजिन पूरी तरह डम फाउंडेड हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि लेफ्टिनेंट पहले उसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर चुका है। मुश्किल था, लेकिन कुछ डिटेल्स उसने निकाल ली थी और यही बात दिखाती है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा है। लेवल गैप इतना बड़ा है कि वह देख ही नहीं पाया। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, वह इंसान सच में बहुत फॉर्मिडेबल है। अगर मैं अनकॉन्शियस नहीं होता तो मैं उसे बॉम्बिंग जोन में जाने ही नहीं देता। यह सुनते ही हुआंग तायोंग भी अपना कंपोजर खो देता है और कहता है, अगर तुम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाए तो उसका लेवल कम से कम 100 तो होगा। यह सुनते ही पूरा कमांड सेंटर शांत हो जाता है। इतनी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि सब इस जानकारी को प्रोसेस कर रहे होते हैं। हुआंग का हाथ चेयर पर लगातार टैप करता रहता है, क्योंकि यह सिचुएशन बहुत रेयर है। फिर वह फैसला करता है और कहता है, मैं मानता हूँ हंटर स्ट्रांग है, लेकिन यह ऑपरेशन रोकने का रीजन नहीं बन सकता। इतना कहते ही एक और व्यक्ति खड़ा हो जाता है। यह ईस्टर्न कमांडर शुइंग हाओ होता है, लेवल 44 मेज, और वह भी हुआंग तायोंग के डिसीजन से अग्री करता है। वह कहता है कि इतने अनसर्टन रीजन पर हम मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी अबैंडन नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन 4 अलग कोर के हजारों सोल्जर्स से जुड़ा है और हमारे पास इनफ फोर्सेस हैं कि बॉम्बिंग जोन और बफर जोन को पूरी तरह सर अराउंड कर सकें। ओरिजिनल प्लान ये है कि बॉम्बार्डमेंट के बाद गार्रिसन सोल्जर्स स्टेयर्ड बीस्ट्स को खत्म करेंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जारी किया गया तो बीस्ट्स भी उस साउंड पर रिएक्ट करेंगे और सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा रीजन ओवररन हो जाएगा। यह हजारों सोल्जर्स की जाने का सवाल है। एक हंटर के बदले हजारों सोल्जर्स की जान रिस्क में नहीं डाली जा सकती। फिर वह दुखी चेहरे से कहता है, चाहे वह एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आई एम ट्रूली सॉरी। यह सुनकर फर्स्ट लेफ्टिनेंट लेहोन जून का दिल बैठ जाता है। वह इतना आउटस्टैंडिंग हंटर को बॉम्बिंग जोन में मरते नहीं देखना चाहता, लेकिन फाइनल डिसीजन कमांडर का है और वह उसका जवाब सुनना चाहता है। इस समय पार्क सू जिन के चेहरे पर भी दर्द दिखता है। वह समझती है कि दोनों सीनियर कमांडर्स उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है, इसलिए वह लेफ्टिनेंट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है और कहती है, हम इतने लोगों की मेहनत एक इंसान के लिए रिस्क में नहीं डाल सकते। ये फाइनल डिसीजन है और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इतना कहते ही लाए होन जुन के सामने की वीडियो कॉल धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है और वह जितना भी पुकारता है डिवाइस से कोई आवाज नहीं आती। इस समय टेंट के अंदर तीनों लोग सिर झुकाए खड़े रहते हैं। लियोन जून गुस्से में कम्युनिकेशन डिवाइस को जोर से क्रश कर देता है। क्रैकिंग की आवाज गूंजती है। वह सोचता है कि कमांडर भी उसे समझ नहीं पाई। क्या वह उसे फूल समझते हैं? पास खड़ा सोल्जर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेफ्टिनेंट, आपने अपनी पूरी कोशिश की, खुद को ब्लेम मत कीजिए। लेकिन इस समय लाई हो जून के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा होता है। वह खुद से नफरत करता है कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि वह किसी की मदद कर सके और नेशन एक पावरफुल हंटर खोने वाला है। उसके चेहरे पर अनविलिंगनेस साफ दिखती है, पर वह ऊपर के डिसीजन को डिसओबे भी नहीं कर सकता। तभी उसके पास खड़े सोल्जर की आंखों में अचानक होप की चमक आती है, क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट की कमर पर लटकती की देख ली थी। वह बिना हेजिटेशन के तुरंत वह की छीन लेता है। यह देखकर लेफ्टिनेंट हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? मेरी की क्यों ले रहे हो? तब सोल्जर बताता है कि उसने एक प्लान सोचा है। वो व्हीकल लेकर बॉम्बिंग जोन तक जाएगा और उस एस रैंक हंटर को वार्न करेगा। अभी भी बॉम्बार्डमेंट शुरू होने में 6 मिनट
बाकी हैं, शायद वह अभी भी टाइम पर पहुंच सकता है। सोल्जर बिजली की स्पीड से भागता है, जल्दी से कार डोर खोलता है और इग्निशन स्टार्ट करता है और दिल में बार बार प्रेयर करता है कि मुझे किसी भी तरह टाइम पर पहुंचना है। यह सीन देखकर लेफ्टिनेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, तुम पागल लड़के, क्या तुम भी कोर्ट मार्शल होना चाहते हो? तुरंत वापस आओ, अगर किसी को जाना चाहिए तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन सोल्जर उसकी एक नहीं सुनता और एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाकर तेजी से निकल जाता है। ये देखकर एक और सोल्जर जल्दी से बोलता है, लेफ्टिनेंट उसे वापस बुलाइए, नहीं तो वह सच में वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट बस अपनी कैप नीचे कर लेता है और उसे रोकता नहीं और कहता है, अगर उसमें इतनी डिटर्मिनेशन है तो उसे जाने दो, अगर वह नहीं जाता तो मैं खुद जाता। अब हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि उसका फैसला उसे धोखा न दे, लेकिन तुम जिंदा वापस आना बेवकूफ। उधर वह सोल्जर पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और बॉम्बार्डमेंट में 5 मिनट से भी कम समय बचा होता है। उसे लगता है कार की स्पीड भी शायद काफी नहीं है। उसे नहीं पता कि वह जो कर रहा है उससे पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि जिसे वह बचाने जा रहा है वही आगे चलकर ह्यूमैनिटी की होप बनेगा। इस समय वह सोल्जर लगातार मेरा ट्रेवल ढूंढ रहा है। उसका दिल एंग्जाइटी से भरा होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं कहां गया हूं। वह ईस्टर्न साइड के फास्टेस्ट रूट पर फुल गैस पेडल दबाकर जा रहा है, लेकिन अगर यहां भी मेरा कोई ट्रेस नहीं मिला तो मतलब मैं उसकी व्हीकल से भी ज्यादा तेज चल रहा हूं। कुछ देर बाद व्हीकल जोन एक्स के पास पहुंच जाता है। सोल्जर सोचता है कि अगर वह लाउड स्पीकर ऑन करे तो शायद मैं सुन लूं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती क्योंकि लाउड स्पीकर ऑन करते ही सारे मॉन्स्टर्स उस पर लॉक कर लेंगे और बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसकी हेजिटेशन में टाइम चुपचाप निकलता रहता है और इंडिस्क्रिमिनेट अटैक शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट्स बचते हैं। यह सोचकर वह धीरे धीरे हाथ लाउड स्पीकर की तरफ बढ़ाता है और खुद से कहता है, मेरी लाइफ वैसे भी बेकार है, अगर उस हंटर को बचा पाया तो यह मेरी जिंदा रहने से ज्यादा वैल्यूबल होगा। अगले ही पल वह हिचकिचाता नहीं, लाउड स्पीकर मजबूती से पकड़कर मुंह के पास लाता है, लेकिन जैसे ही बोलने लगता है उसकी आवाज कांप जाती है और कितनी भी कोशिश करे आवाज नहीं निकलती। 10 सेकंड से ज्यादा निकल जाते हैं और उसकी व्हीकल लगातार चलती रहती है। उसे लगता है वह मिलिट्री के लिए शेम है, ऐसा कावर्ड आर्मी में रहने लायक नहीं। लेकिन क्या वह सच में कावर है? अगर उसे मौत से डर होता तो वह यहाँ आता ही नहीं। वह गहरी सांस लेता है, सारी ताकत जुटाता है और जोर से चिल्लाता है, मिस्टीरियस हंटर, मैं वही सोल्जर हूँ जिसकी तुमने पहले मदद की थी। मुझे नहीं पता तुम पास हो या नहीं और ये आवाज तुम तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन अगर सुन रहे हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये एरिया बॉम्ब होने वाला है। हमारे कमांडर इस पुराने प्लान्ड ऑपरेशन को रोक नहीं पाए, इसलिए मैं तुम्हें इवैक्यूएट करने आया हूँ, नहीं तो इस एक्सप्लोजन में तुम जरूर मर जाओगे। उसकी आवाज पूरी स्ट्रीट में गूंजती है और वह बार बार वही वर्ड्स रिपीट करता है और उसकी आवाज सुनकर मैं रुक जाता हूँ। तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। मैं आसपास चेक करता हूँ और समझ आता है कि यहाँ एक भी हंटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जगह बॉम्ब होने वाली है। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ और उंगलियों से क्रैकिंग साउंड आती है। सिटी के मॉन्स्टर्स मुझे डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन हाई टेम्परेचर सह पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं। आखिर इस देश की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मुझे समझ नहीं आती। उन्हें भरोसा है कि यह बॉम्ब्स मॉन्स्टर्स को मार देंगे तो शायद मेरा बॉडी भी सहन न कर पाए, और अगर बच भी गया तो शायद बैडली इंजर्ड हो जाऊं। अगले ही सेकंड मेरा फिगर फ्लिकर करने लगता है और मैं आवाज की डायरेक्शन ढूंढने लगता हूँ। ये यंग सोल्जर इतनी डेंजरस जगह सिर्फ मुझे वार्न करने आया है, इसलिए मैं उसे यहाँ मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ सोल्जर इतना एंग्शियस होता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सेंट्रल एरिया तक पहुंच जाता है, लेकिन मेरा कोई ट्रेस नहीं मिलता। इसी बीच 4:59 और 25 सेकंड PM पर मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उसकी आवाज की तरफ उड़ता हुआ आता है। 4:59:32 PM पर मॉन्स्टर्स उसके सामने पहुंच जाते हैं और सोल्जर के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसे लगता है अब सब खत्म है। जैसा उसने सोचा था, उसकी आवाज ने मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया। 4:59 PM के आसपास वह तुरंत स्टीयरिंग घुमाता है, उसे यहाँ से निकलना है। 4:59:49 PM पर उसका पैर ब्रेक दबाता है, क्योंकि उसे मेरा ख्याल आता है मैं अभी भी बाहर हूँ और सेफ जोन नहीं पहुंचा। अगर वह चला गया तो मुझे वार्न करने वाला कोई नहीं बचेगा। वह लाउड स्पीकर पकड़े हुए ड्राइविंग करते करते मुझे इन्फो देने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक मैसिव मॉन्स्टर उसके सामने गिरता है। इस समय सोल्जर डर से जड़ हो जाता है और उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं उसके पास खड़ा कार विंडो नॉक कर रहा हूँ। जब वह रिएक्ट करता है तो मुझे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम अभी भी अलाइव हो। मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्या कह रहा था, क्या ये एरिया सच में बॉम्ब होने वाला है? लेकिन सोल्जर के पास जवाब देने का टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम 4:59 PM हो चुका होता है और बस 1 सेकंड बाद यहाँ बॉम्बार्डमेंट शुरू होने वाला है। एक बीप की आवाज के साथ टाइम ठीक 5 बजे PM हो जाता है और हेडक्वार्टर्स से बॉम्ब्स तेजी से उड़ते हुए बॉम्बिंग जोन की तरफ आने लगते हैं। पल झपकते ही सारे बॉम्ब्स मॉन्स्टर्स और सिटी बिल्डिंग्स की तरफ उड़ते हैं और यह पूरी जगह आग के बैटलफील्ड में बदल जाती है। जब बॉम्ब्स बिल्डिंग से टकराते हैं तो उनके साथ आया तेज एयर फ्लो पत्थरों को हमारी तरफ उड़ा देता है। उसी वक्त मैं जोर से जमीन पर स्टॉम्प करता हूँ और तुरंत जमीन से कई स्टोन वॉल्स निकल आती हैं। जो डेब्री हमारी तरफ आ रहा था मैं उसे एक ही हाथ से हटा देता हूँ और मेरे पीछे खड़ी व्हीकल और वह सोल्जर बिल्कुल अनहार्म्ड रहते हैं। दूसरी तरफ कमांड सेंटर लगातार यहाँ की हर एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा होता है। उन्होंने जोन एक्स को 5 डायरेक्शन से एक साथ बॉम्ब किया था और अब बॉम्बिंग खत्म हो चुकी है, तो उन्हें आने लग रहा है कि काफी मॉन्स्टर्स एलिमिनेट हो गए होंगे। हुआंग तायुंग सीरियस फेस के साथ कहता है, ड्रोन्स डिप्लॉय करो, पता लगाओ इस बार कितने मॉन्स्टर्स मरे
और सर्वाइवर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन होता है क्योंकि ड्रोन्स कोई लाइफ साइन डिटेक्ट नहीं कर रहे। कमांड सेंटर के लोग हैरान हैं कि मॉन्स्टर्स गए कहां। तभी कुछ सेकंड्स बाद वुमन शॉक एक्सप्रेशन दिखाती है और कहती है कि मॉन्स्टर्स अभी भी बॉम्बिंग जोन के अंदर हैं। और इतना ही नहीं, सेंटर के मॉन्स्टर्स बिल्कुल अनहार्म्ड हैं। यह सुनकर हेडक्वार्टर्स के दोनों लोग चौंक जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे वेपन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेवल 50 से नीचे मॉन्स्टर्स इतना फियर्स अटैक सर्वाइव नहीं कर सकते। पार्क सुजिन धीरे से कहती है, पहले ड्रोन फुटेज दिखाओ, देखते हैं वहां का सीन कैसा है। वुमन तुरंत कीबोर्ड पर दूर के ड्रोन को कंट्रोल करती है और सारी फुटेज बड़े स्क्रीन पर सिंक कर देती है। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। कुछ ही देर में फुटेज दिखती है। मॉन्स्टर्स के चारों तरफ रेड डिफेंसिव बैरियर बना हुआ है और किसी को समझ नहीं आता कि यह बैरियर कैसे बना। नॉर्मली मॉन्स्टर्स के पास ऐसा स्किल नहीं होता, लेकिन तभी उन्हें एक क्लोक्ड व्हाइट हेयर मैन मॉन्स्टर के शोल्डर पर खड़ा दिखाई देता है। सबको समझ आ जाता है कि यह प्रोटेक्टिव बैरियर उसी से आ रहा है। अगले ही सेकंड फुटेज कट जाती है क्योंकि ड्रोन पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। वे दूसरा ड्रोन भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर्स के ऊपर पहुंचता है वे उसे टारगेट बना लेते हैं और वह ड्रोन भी सिग्नल खो देता है। एक मॉन्स्टर अपना हाथ बंद करता है और ड्रोन को गेंद की तरह क्रश कर देता है। अब कमांड सेंटर का जोन एक्स से पूरा कॉन्टैक्ट टूट जाता है क्योंकि सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पार्क सुजिन का चेहरा बहुत ग्रिम हो जाता है। वे कहते थे ये अटैक अलग होगा, लेकिन ये क्या था अभी? पार्क सुजिन के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आता है, क्या मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट हो गए हैं और जानते हैं कि हम ड्रोन से स्काउटिंग कर रहे हैं? यह सुनकर सीनियर कमांडर घबरा जाता है। अगर यह सच हुआ तो सिचुएशन बहुत खराब होगी। वह तुरंत रेजिडेंशियल एरिया से इवैक्यूएशन का ऑर्डर देता है, सारे सोल्जर्स तुरंत हटें। उसी समय पार्क सुजिन भी ऑर्डर देती है कि सब पीछे हटकर वॉल्स होल्ड करें। ये फाइनल लाइन है और मॉन्स्टर्स को जोन एक्स से बाहर नहीं आने देना है। लेकिन रिसीवर की अगली बात सुनकर सब वहीं शॉक्ड रह जाते हैं। मॉन्स्टर्स सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे, वे जोन B-22 की तरफ जा रहे हैं, जैसे वहां कुछ उन्हें अट्रैक्ट कर रहा हो। इक्विपमेंट डिस्प्ले देखकर पता चलता है कि वे सच में जोन B-22 में एंटर कर रहे हैं। पार्क सुजिन तुरंत समझ जाती है कि वहीं मिस्टीरियस पर्सन गया था, लेकिन मॉन्स्टर्स भी वहां क्यों जा रहे हैं? वह तुरंत ऑर्डर देती है कि बाकी सभी ड्रोन्स जोन B-2 भेजे जाएं। उन्हें पता लगाना है कि मॉन्स्टर्स की एडवांस किसने रोकी। उधर जोन B-2 में बॉम्बिंग रुक चुकी होती है, लेकिन जगह पूरी रुइंस बन चुकी है। एक्सप्लोजन रुकने के बाद सोल्जर फाइनली व्हीकल से बाहर निकलने की हिम्मत करता है और उसे विश्वास नहीं होता कि वह इस ब्लास्ट से बच गया। वह एक्साइटमेंट में मेरे पास बात करने आता है, लेकिन देखता है मैं बिना पलक झपकाए सामने देख रहा हूँ। मैं सिर घुमाकर उसे कहता हूँ कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम जिंदा हो इसका मतलब मॉन्स्टर्स भी जिंदा हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी मेरी नजर चमकती है और मैं एक अटैक को हमारी तरफ उड़ते देखता हूँ। जैसे ही वह सोल्जर को लगने वाला होता है, मैं उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता हूँ। ध्यान से देखते हैं तो वह एक मिलिट्री ड्रोन निकलता है। यह देखकर सोल्जर बहुत शॉक्ड हो जाता है। मॉन्स्टर्स ने ड्रोन पर अटैक किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं उससे कहता हूँ अभी हैरान मत हो, इससे भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह ऊपर देखता है तो हमारे सामने सैकड़ों मॉन्स्टर धीरे धीरे हमारी तरफ चलते दिखाई देते हैं। सोल्जर का दिल डर से भर जाता है। ये क्या हो रहा है? मॉन्स्टर्स कभी ऐसे इकट्ठा नहीं हुए और इनका लेवल भी बहुत हाई है। सब लेवल 50 और 60 के मॉन्स्टर्स हैं। ये इस बैच के हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर्स हैं और उनका लीडर लेवल 90 है। ये देखकर सोल्जर सीधे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है अब खत्म, हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैं उसे कहता हूँ इतना होपलेस मत बनो। अगर बॉम्बिंग उन्हें नहीं मार पाई तो मेरे पास भी तरीका है और मेरा तरीका उनके बॉम्बिंग से भी आसान है। बस इन सब मॉन्स्टर्स को पीट पीट कर खत्म करना। ये कहते ही मैं जंप करके आगे चार्ज करता हूँ और उसे जीप के अंदर छिपने को कहता हूँ। जहां जहां से मैं गुजरता हूँ वहां सारे मॉन्स्टर्स मेरे स्टॉर्म से मरते जाते हैं और मेरा फाइनल टारगेट वही हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर होता है जिसके शोल्डर पर कोई खड़ा दिख रहा है। मुझे देखना है असली में यहाँ खेल कौन खेल रहा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मॉन्स्टर रास्ता रोककर हाथ में आयरन हैमर घुमाते हुए मुझ पर अटैक करता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि उसका आयरन हैमर मेरे एक ही हाथ से रुक जाता है। मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। तुम सोचते हो इतना सिंपल अटैक मुझे हर्ट कर देगा? कितना रिडिकुलस है। अगले ही सेकंड मेरे सामने खड़ा लेवल 60 मॉन्स्टर हवा में उठ जाता है और मेरा बड़ा हाथ नीचे जोर से गिरता है। उसका बॉडी जमीन पर पटक दिया जाता है। मेरे कदम रुकते नहीं, नहीं, बल्कि मैं उस मॉन्स्टर के शोल्डर पर खड़े फिगर की तरफ टेरिफाइंग ऑरा के साथ चार्ज करता हूँ। मेरा अटैक देखकर वह मॉन्स्टर तुरंत शील्ड उठा लेता है और ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी नजर में उसकी डिफेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं धीरे से अपनी फिस्ट उठाता हूँ और पूरी ताकत इकट्ठा करता हूँ। बूम की आवाज के साथ लेवल 60 के आसपास का वह मॉन्स्टर एक ही पंच में टूट जाता है। उसका पूरा हेड स्मैश हो जाता है और पल भर में ब्लड मिस्ट की तरह बिखर जाता है और मैं उसके शोल्डर पर खड़े फिगर के सामने पहुंच जाता हूँ। उसके सामने आते ही मैं अलार्म फील करता हूँ, क्योंकि उसके बॉडी से कोई ऑरा महसूस नहीं होता। अगर मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद नोटिस भी नहीं करता। इससे मुझे लगता है ये मामला ट्रिकी है। उसकी स्ट्रेंथ उन मॉन्स्टर्स जैसी बिल्कुल नहीं है।
वह आदमी साफ आवाज में धीरे बोलता है, मैं आखिरकार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगले ही सेकंड जिस हेड को मैंने तोड़ा था वह हील होने लगता है और कुछ ही पल में फिर से नॉर्मल हो जाता है, जैसे मेरे अटैक से उसे ज्यादा डैमेज हुआ ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे सरप्राइज होता है कि वह मॉन्स्टर ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है। वह कहता है, तुम चोर हो, मेरी चीज वापस करो। मैं चुपचाप उसे देखता हूँ, यह आखिर क्या बोल रहा है? मैंने कब इसकी कोई चीज चुराई? इस पर वह आदमी अजीब हंसी हंसता है और उसी समय उसके पाम से रेड एनर्जी निकलती है। वह कहता है, मैंने उसकी चीज ली थी, इसलिए अपनी जान से चुकाऊंगा। अगले ही पल मेरे पीछे ब्लैक शार्प सोर्ड्स प्रकट हो जाते हैं। लगता है यह उसका वेपन समन करने का एबिलिटी है। अगले सेकंड क्रैक की आवाज के साथ मैं उसके हाथ का वेपन तोड़ देता हूँ। इतनी छोटी चीज मुझे हर्ट नहीं कर सकती, वह मेरे बॉडी डिफेंस को ब्रेक भी नहीं कर सकता। मेरी नजर उस पर टिक जाती है और मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम मर जाओगे। यह कहकर मैं उसी के समन किए वेपन को उसकी तरफ पॉइंट करता हूँ और कहता हूँ, पहले अपना क्लोक हटाओ और मुझे अपना रियल फेस दिखाओ। अगले ही पल वह मैसिव बीस्ट मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है और जोरदार स्लैप के साथ उसका बड़ा हाथ मेरे ऊपर गिरता है। ब्रूट फोर्स से मुझे क्रश करने की कोशिश करता है। उसी समय हवा में एक ड्रोन उड़ता है और हमारा सीन मॉनिटर करता है। वह आदमी बस उसे एक नजर देखता है और कहता है, यह ह्यूमन का सर्वेलेंस डिवाइस है, क्या यह मुझे मॉनिटर करने आया है? दूसरी तरफ जायंट का हाथ गिरते ही मैं उसे वापस ऊपर धकेल देता हूँ और मेरी फिगर तेजी से उस आदमी की तरफ दौड़ती है। मैं कहता हूँ, अगर सच में मुझे मारना चाहते हो तो सीरियस हो जाओ, वरना तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन क्लोक्ड मैन मेरे अटैक को डिसमिस करता रहता है। मैं अंदर से मुस्कुराता हूँ। 500 साल अबिस में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद अर्थ पर पहले दिन ही कोई मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगले ही सेकंड मुझे लगता है मेरा अटैक उसे पियर्स कर देगा, लेकिन वह अचानक स्मोक बनकर गायब हो जाता है और जो वेपन उसे लगने वाला था वह मॉन्स्टर के शोल्डर में घुस जाता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वह गायब कैसे हुआ? उसका फिगर धीरे से मॉन्स्टर के पैरों के पास प्रकट होता है और कहता है, ऐसे घटिया ह्यूमंस द्वारा वॉच होना बहुत डिस्गस्टिंग है। अगले ही सेकंड वह हाथ उठाता है और उसके चारों तरफ हवा घूमने लगती है। असल में वह मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और उन्हें ड्रोन डिस्ट्रॉय करने और बचे ह्यूमंस खत्म करने का आदेश दे रहा है। उसी समय एक रूइंड बिल्डिंग के अंदर एक आदमी रिमोट से ड्रोन कंट्रोल कर रहा होता है और बाहर की एक्टिविटी देख रहा होता है। कुछ पल बाद उसका ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लकीली उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होता है। उसकी फुटेज में उसे मेरी फिगर दिखाई देती है और वह सोचता है कि शायद मॉन्स्टर्स के डायरेक्शन बदलने की वजह यही है। उसकी आंखों में शॉक भर जाता है। क्या ये वही हंटर है जिसने बीस्ट टाइड का अकेले सामना किया था? उसकी स्टैंड से ही उसकी स्ट्रेंथ फील हो रही है। जैसे ही वह कमांडर को रिपोर्ट करने वाला होता है, उसके पीछे चुपचाप मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं बल्कि डोर बंद कर देता है, जैसे उसे फंसाकर रखना चाहता हो। यह देखकर वह सोल्जर हेल्पलेस फील करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। उसी वक्त मैं सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कई ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। वह आदमी जोर से हंसता है और कहता है, मेरे सर्वेंट्स सबको मार दो। मुझे सोल्जर की बात याद आती है, अगर पावरफुल हंटर होगा तो कई लोग बच सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी इग्नोर कर मुझे वार्न किया था ताकि मैं और लोगों को बचा सकूं। उसी समय उस सोल्जर की व्हीकल भी रूबल में फंस जाती है और निकल नहीं पाती। यह देखकर मैं दिल में एक फैसला करता हूँ। अगले ही पल मेरा बॉडी ऊपर से नीचे उतरता है। एनमिस को हंट करने के लिए पहले उनके लीडर को गिराना होगा, तभी वह हमारे लोगों को हंट नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर में मैं नीचे पहुंच जाता हूँ। अगर ज्यादा लोगों को बचाना है तो एनिमी को जल्दी खत्म करना होगा। उसी समय जायंट मॉन्स्टर भी मुझ पर अटैक करता है। मैं तुरंत पीछे हटकर डॉज कर लेता हूँ और मुझे कुछ अजीब फील होता है। उस आदमी के साथ मर्ज होने के बाद उसके अटैक की पावर बढ़ गई है। दूसरी तरफ जब मैं उस मॉन्स्टर के ऑफेंस को हैंडल कर रहा होता हूँ, उसी वक्त वो मिस्टीरियस मैन भी मुझ पर अटैक कर देता है, जिस पर उसकी तरफ बढ़ती हुई फिगर को देखकर भी मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता हूँ। तुम सच में बहुत परसिस्टेंट हो। क्या तुम्हें मेरी लाइफ इतनी बुरी तरह चाहिए है? इसी मोमेंट पर मुझे एक ऐसी चीज पता चलती है जो मुझे जोर से शॉक कर देती है, क्योंकि मेरे सामने खड़ा ये गाय बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। लेकिन सोचने का ज्यादा टाइम मुझे मिलता नहीं, क्योंकि वो आदमी पहले ही एक ब्लैक लॉन्ग सोर्ड समन कर लेता है। ये मेरे लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि उस सोर्ड से मुझे बेहद पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील होती है। जिस पर वह आदमी धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, अबिस के थीफ, और जो कुछ मैंने खोया है सब वापस ले लूंगा। यह कहकर वह बिना कुछ और बोले तेजी से सोर्ड मेरी तरफ थ्रस्ट कर देता है, लेकिन मैं पहले ही उसकी अटैक ट्रेजेक्टरी समझ चुका होता हूँ। जिस पर जैसे ही वो अटैक करता है, उसी समय मैं भी अपना फिस्ट स्विंग करता हूँ और एक स्नैप के साथ मेरी मुट्ठी उसके रिस्ट पर जोर से लगती है, जिससे वो अपने हाथ का सोर्ड गिरा देता है। और फिर उसी पल मेरा लेफ्ट हैंड उस स्वॉर्ड को झटके से छीन लेता है, जिसे देखकर उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे ही सोर्ड मेरे हाथ में आता है, मैं तुरंत स्लैशिंग स्टांस ले लेता हूँ और वो इस स्ट्राइक को बिल्कुल डॉज नहीं कर पाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, जिस पर एक जोरदार स्विंग के साथ मैं सोर्ड चलाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कोई भी पियर्सिंग सेंसेशन महसूस नहीं होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस अटैक से फिर
भी बच जाएगा। उसकी एबिलिटी बहुत स्ट्रेंज है, यहाँ तक कि मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि वह सच में अपने बॉडी को नलिफाई कर देता है। अब मैं ध्यान से इस सोड की एनर्जी को एग्जामिन करता हूँ, और मुझे नहीं पता ये इमेजिनेशन है या नहीं, लेकिन इस सोड की एनर्जी मुझे बहुत फेमिलियर लगती है। मैं दोबारा इसे सेंस करता हूँ और इस बार यकीन हो जाता है यह गलत नहीं हो सकता। इस सोड में अबिस की पावर मौजूद है। यह सच में एक प्लेजेंट सरप्राइज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आउटसाइड अर्थ पर भी ऐसी ऑरा मिलेगी। इस बार तो सच में एक अच्छा ट्रेजर मेरे हाथ लग गया है। जिस पर क्लोक्ड मैन का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें बस दूसरों के वेपन्स चुराना ही आता है? अगले ही सेकंड वह अपने क्लॉ को हल्के से वेव करता है और मेरे हाथ का वेपन राख की तरह गायब हो जाता है। तो यही अबिस की पावर है। लगता है अभी इसके बहुत से यूजेस मुझे डिस्कवर करने बाकी हैं, और आगे की बैटल शायद और इंटेंस होने वाली है। अब मैं सोचता हूँ कि पहले उस सोल्जर को सेफ जगह भेजना होगा, जिस पर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसे हाइट से डर लगता है। वह कहता है नहीं। ये सुनकर मैं सीधे पूरी व्हीकल को ही ऊपर उठा लेता हूँ और उससे कहता हूँ मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि जब मैं दौड़ूंगा तो जोरदार शेकिंग होगी। पहले तुम्हें हेडक्वार्टर्स पहुंचा देता हूँ। लेकिन तभी क्लोक्ड मैन एक वाइल्ड स्माइल दिखाता है और कहता है, मूर्ख, मैंने तुम्हारी वीकनेस पकड़ ली है। तुम उसे बचाना चाहते हो तो मैं उसे अभी मार देता हूँ। जैसे ही उसके शब्द खत्म होते हैं, उसकी पाम पर मैसिव अबिस पावर इकट्ठी हो जाती है। स्ट्रांग लोग वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते, वे स्ट्रांगेस्ट बनने के लिए होते हैं। यह कहते हुए वह अपनी पाम नीचे स्विंग करता है और मेरे पीछे एक अटैक प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि यह सच में बेहद रिलेंटलेसली परसिस्टेंट है। अगर मैं अभी भागूं भी तो यह ब्लैक ऑर्ब मेरा पीछा करेगा, जिस पर मैं धीरे से व्हीकल को जमीन पर रख देता हूं और सोचता हूं पहले इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगले ही पल मैं हवा में लीप करता हूं। इस ऑर्बी को क्रश करने के बाद सोल्जर को वापस ले जाऊंगा। फिर मैं अपनी सारी पावर राइट फिस्ट में गदर करता हूं और एक पंच में इसे खत्म करने की तैयारी करता हूं। तुरंत मेरी मुट्ठी उस ब्लैक ऑर्ब से टकराती है। मुझे लगता है मैं सक्सीड हो गया, लेकिन तुरंत एहसास होता है कि कोई इंपैक्ट सेंसेशन आया ही नहीं। ऊपर देखता हूं तो असली ब्लैक ऑर्ब ब्लैक मिस्ट के पीछे छुपा होता है, और तभी नीचे से सोल्जर की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर मुझे ट्रबल का एहसास होता है। क्या शानदार डिवर्जन टैक्टिक है। इस समय मैं एक साथ दो जगह नहीं हो सकता, और क्लॉक्ड मैन का अटैक पहले ही पूरी व्हीकल को कंट्रोल कर चुका होता है। मैं जोर से चिल्लाकर उसे कहता हूं कि जल्दी कार से जंप कर जाओ। हड्डी टूट भी गई तो भी कार के अंदर मरने से बेहतर है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि व्हीकल के अंदर कई ब्लैक वाइन्स उग चुके हैं। तभी सोल्जर के कान के पास क्लॉक्ड मैन की आवाज आती है, डरो मत पुअर लिटिल लैम्ब, मैं तुम्हें जल्द ही घर पहुंचा दूंगा। और उसी पल मैं तर्सना में एक बेहद गुस्सा दिलाने वाला सीन देखता हूं, क्योंकि वो नरम वाइन्स अचानक स्पाइक्स बन जाते हैं और पूरी व्हीकल को आर पार पियर्स कर देते हैं, जिससे सोल्जर कार के अंदर मर जाता है। मैं तेजी से व्हीकल की तरफ बढ़ता हूँ, यह देखने के लिए कि शायद सोल्जर को बचाया जा सके, जिसे देखकर क्लोक्ड मैन बहुत खुश होता है और कहता है, अब गुस्सा आ रहा है, इतना अपसेट मत हो। तुम जितने एंग्री होते हो मैं उतना हैप्पी होता हूँ। एक स्नैप के साथ मैं उसके स्पाइक अटैक को तोड़ देता हूँ, लेकिन तभी वह सोल्जर की डेड बॉडी को हवा में लटका देता है और कहता है, आंखें खोलकर देखो, इसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही है। ये एक बेहद ईविल एबिलिटी है, नेक्रोमेंसी, जो डेड कॉर्प्सेस को फिर से हिलने डुलने लायक बना देती है। वह खुद को विनर की तरह बिहेव करते हुए ऊपर से शो ऑफ करता रहता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि जिन लोगों की तुम्हें परवाह है वे तुम्हारे सामने मरते जाएं। ये फीलिंग सच में वंडरफुल है, लेकिन उसे पता नहीं कि आज इस बिहेवियर ने मुझे पूरी तरह एनरेज कर दिया है। या तो तुम मरोगे या मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं हल्का सा मुंह खोलकर उससे कहता हूँ, क्या तुम्हें देने दूसरों की डिग्निटी को चलने में मजा आता है? यह बात मुझे स्कूल के दिनों की बुलिंग याद दिलाती है। मेरा एंग्री एक्सप्रेशन देखकर क्लोक्ड मैन और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, इतनी ऑब्वियस बातें मत कहो, इसमें मजा ही क्या है। इसके बाद वह मुझ पर अटैक शुरू कर देता है। उसकी पाम से काउंटलेस शार्प स्टोन्स तेजी से मेरी तरफ उड़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें डॉज नहीं करता, बल्कि खुद पर लगने देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये अटैक्स मुझे लीथल डैमेज नहीं दे सकते। उसका जवाब सुनने के बाद मैं ऊपर से बहुत काम दिखाई देता हूं, लेकिन मेरे दिल का गुस्सा अब वोल्केनो इरप्शन के लेवल तक पहुंच चुका